मुंबई में बिल्डर के खिलाफ पीआईएल डालना और रशिया मॉस्को में जाके पुतिन के खिलाफ पीआईएल डालना दोनों बराबर है। को वेलफेयर देना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना दें। सरकार किसी की भी हो, ये गरीबों को इतना दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी का ये इलेक्शन एजेंडा क्यों हो कि हम आपको फ्री भी देंगे। कितने घोटाले सेक्शन 13(1)(d) पे रजिस्टर हुए? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम। रवि जी, ब्यूरोक्रेट्स तो सेक्शन 13(1)(d) से कांपते थे। तो आपके फादर ने वो जो आदर्श घोटाला एक्सपोज किया था वो कैसे हुआ था? वो आदर्श घोटाला, रवि जी, इट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड स्कैम जो एक नॉर्मल आदमी के एक्सपोज करने की बस नहीं थी। किस तरह से रवि जी, लैंड मेंट फॉर कारगिल विडोज, जो इट वाज मिसअलोकेटेड। उसके बाद उस पे किस तरह से एफएसआई लोड किया गया, सीआर, बीएसटी बस डिपो से एफएसआई लोड किया गया एक लैंड पे ताकि और फ्लैटें बन सके। उसके बाद सीआरजेड रूल्स का वायलेशन हुआ। आदर्श स्कैम वाज अ फुल कॉकटेल ऑफ वायलेशंस जिसमें बड़े बड़े हस्तियां फंसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिविल सोसाइटी ने वो उनका नजरिया बहुत तंग रहा था? 2011 में उन्होंने जो स्पॉन्सर्ड मूवमेंट में उतरने की गलती की थी, एक फंडेड आंदोलन किया था, उसी वजह से सिविल सोसाइटी खत्म हो गया, उसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कमजोर पड़ा, उसी वजह से इंडिया के कंज्यूमर राइट्स मूवमेंट इतने कमजोर हो गए। 2011 को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं? मैं कहता हूं द गोल्डन एरा ऑफ पीआईएल्स अगेंस्ट बिल्डर्स वाज अर्ली 2000s। अदालत को दिखता था कि बिल्डर वायलेशन कर रहा है, तुरंत नोटिस इशू करता, स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू करती अदालत और पब्लिक ऑफिसर को अच्छे से लिटरली कैस्टिगेट करती कोर्ट में। लेकिन आज के जमाने में मैं कहता हूं एक नया ट्रेंड हो गया, शूटिंग द मैसेंजर। ऐसा क्यों बदलाव आया है? जहां एक ट्रेडिशन रहा था पीआईएल का, एक लोगों में सिस्टम में डर था, आज अचानक क्या बदल गया है? क्योंकि बिल्डर्स अक्सर ब्लैक सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं। उनके टेंटिकल सारे पब्लिक ऑफिशियल्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, व्हाट नॉट, सबके साथ उनका उठना बैठना होता है। लेकिन जहां जुडिशियरी एक्टिव भी होती है, फॉर एग्जांपल जुडिशियरी ने ये एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि बिल्डर, बैंक, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन का एक नेक्सस है, सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई और आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रहा है कि वो इंक्वायरी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेक्सस इतना डीप रूटेड हो गया है कि अब इसमें जुडिशियरी भी हेल्पलेस है? बीएमसी कमिश्नर अपने जो रिलैक्सेशन के पावर्स है, कंडोनेशन एंड रिलैक्सेशन के पावर्स है, टोटल मिसयूज करा है। जब मैं आर्ग्यू किया पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में, तुरंत मेरे क्लाइंट के मोटिव्स पे कोर्ट ने सवाल उठाए। ये कौन है? ये हमें बिजी बॉडी लगता है। ये क्या बॉम्बे में, ये बॉम्बे के बाहर रहता है तो बॉम्बे में पीआईएल क्यों फाइल कर रहा है? आपका एक बहुत फेमस केस था जब आपने मुंबई के सिनेमा थिएटर्स के ऊपर केस किया था कि वो पॉपकॉर्न इतना हाईली प्राइस्ड कैसे बेच सकते हैं। वो मामला क्या था? अगर आप जर्नलिस्ट का देखेंगे, जर्नलिस्ट आर सपोज्ड टू बी रिपोर्टर्स, देयर जॉब इज टू रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप देखते हैं, कभी मीडिया पहले कैंपेन यूजुअली कम चलाता था, रिस्ट्रिक्टेड। किसी का मर्डर हो जाए तो एक जेन्युइन कैंपेन चलता था। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऐसा लगा कि एकदम बहुत हेवी मीडिया कवरेज। और हाँ, उस समय वो एक था, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट का भी कवरेज था मुझे लगता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। एट द सेम टाइम पब्लिक का भी जेन्युइन आक्रोश था। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से देखिए, सत्यानाश तो कांग्रेस का हुआ। अगर कंज्यूमर राइट्स की कोई ग्लोबल रैंकिंग हो तो क्या होगी इंडिया की रैंकिंग? कंज्यूमर राइट्स क्या, इस देश में तो कंज्यूमर अवेयरनेस ही बहुत पुअर है। आमतौर पर इस देश का एक आम नागरिक जानता भी नहीं है कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं एक उपभोक्ता के तौर पर। और जहां कंज्यूमर अवेयरनेस भी हो, वहां भी लोगों को मोबिलाइज करना, कोई मास मूवमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस देश में कोई सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कहने को सारे नियम कानून हैं, सारे लॉज हैं कंज्यूमर के फेवर में, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में बीच में आती है एक महंगी और लंबी कानूनी प्रक्रिया। और इसलिए एक आम इंसान अपने कंज्यूमर राइट्स को लेकर खुद ही उदासीन हो जाता है। ऐसे माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई ऐसे कंज्यूमर केसेस फाइल किए हैं जो एक नज़ीर बने हैं। उनमें से एक है एडवोकेट आदित्य प्रताप। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एडवोकेट आदित्य प्रताप से, समझेंगे कि इस देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना पुअर क्यों है, क्यों एक आम कंज्यूमर अपने अवेयरनेस और राइट को लेकर खुद इतना उदासीन हो जाता है।
कितनी गलती सिस्टम की है और कितनी कंज्यूमर्स को अपने अवेयरनेस की समझ बढ़ाने की जरूरत है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, आज हम बात करेंगे आदित्य प्रताप से। तो आज हैं हमारे साथ एडवोकेट आदित्य प्रताप। इंडिया में जब कंज्यूमर राइट्स की बात होती है तो इन्होंने कुछ ऐसे केसेज फाइल किए हैं पास्ट में जो एक नजीर बने हैं। लेकिन उन केसेज पे आने के पहले मैं सबसे पहला सवाल आदित्य जी आपसे ये करूंगा कि इंडिया में कंज्यूमर अवेयरनेस इतना पुअर क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब रवि जी, अगर आप देखेंगे इंडिया में कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनी है। द लॉ इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 था और उसके पहले तो आपकी स्टैंडर्ड रेगुलर सिविल लॉ थी, जिसके तहत अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है तो आपको सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना होता था, जो अक्सर एक मनी सूट होता और सालों साल चलता। इश्यूज फ्रेम होते, एडजॉर्नमेंट्स होते। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप देखें तो इस कानून का उद्देश्य था लोगों के लिए एक एक्सपेडिशियस कंज्यूमर केस का एजुडिकेशन प्रोसेस टू ब्रिंग इन प्लेस। लेकिन अगर आप देखें आज देश में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, इन कंज्यूमर कोर्ट्स में पेंडेंसी काफी हैवी है। एंड जो मेरा जैसे आई हैव अपीयर्ड इन कंज्यूमर केसेस इन बॉम्बे एंड मैं देखता हूं अक्सर कंज्यूमर्स अलग अलग कम्युनिटी से हो सकते हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एथनिसिटी, यो क्या कहते हैं, कम्युनिटीज के हो सकते हैं। बट जैसे महाराष्ट्र, मुंबई में कंज्यूमर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग सिर्फ मराठी में होती है, रोजनामे भी मराठी में होते हैं। एक छोटा सा जिन लोगों को मराठी नहीं आती, इट कैन बी अ डिफिकल्टी फॉर देम। बट सबसे प्रथम क्या है कि अधिकतर कंज्यूमर केसेस जो लो टिकट होते हैं, कोई डिफेक्टिव मोबाइल फोन हो गया, कोई छोटा मोटा आइटम जो टीवी खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, जो वारंटी में कवर्ड ना हो, फिर क्या होता है कि एक छोटे से आइटम के लिए फिर आपको बहुत ईयर्स का प्रोसेस करना पड़ता है। आज भी कंज्यूमर कोर्ट्स एक एक्सपेडिशियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आपको पहले कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, फिर रिप्लाई होता है, फिर आप एविडेंस एफिडेविट डालिए, फिर शायद एक लिमिटेड क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन जजमेंट। तो अक्सर इन केसेस में, इवन रूटीन मैटर्स में टाइम काफी लग जाता है। तो मेरा मानना है कि कंज्यूमर लॉ है, बट अगेन कंज्यूमर लॉ अगेन इट रिक्वायर्स अ ट्रेन्ड लॉयर टू स्टडी इट एंड इंटरप्रेट इट। और इसके तहत मुझे लगता है कि आज के फास्ट मूविंग लाइफ पेस ऑफ लाइफ में जो आदमी को नौकरी करनी है, घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, अगर उसका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाए, उसके लिए इट इज मोर इकोनॉमिकल टू जस्ट थ्रो इट रादर देन कंज्यूमर केस फाइल करके सालों साल लड़े। मुझे लगता है ओनली अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ कंज्यूमर केसेस जो कोर्ट आ सकते हैं एक्चुअली आते हैं। आपका ये कहना है कि सिस्टम थोड़ा रिग्ड है कंज्यूमर के अगेंस्ट? मैं रिगिंग की तो बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम एन एडवोकेट एंड आई एम फर्स्ट एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स। लेकिन मैं इतना कहूंगा, आज एक लिटिगेंट इन पर्सन के लिए कंज्यूमर केस फाइल करना इज नॉट इजी, क्योंकि अगर एक लिटिगेंट इन पर्सन भी कोई कंज्यूमर केस फाइल करते, उसके पास हक है टू फाइल एज कंप्लेंट इन पर्सन। तुरंत कंपनी के सामने से वकील खड़ा कर देगी, वकील कड़ा क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा या फिर कड़ा अपोज करेगा, जो उसका काम है, विच लॉ एंटाइटल्स हिम टू। तो मुझे तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोग शायद अग्री करें ना करें, अगर कोई भी डिस्प्यूट एजुडिकेशन में जाता है, वहां पर एक लॉयर करना पड़ता है अल्टीमेटली, पार्टीज को भी। नहीं तो फिर क्या, अगर कोई पार्टी एज कंज्यूमर इन पर्सन भी करेगा तो भी उसको फिर नौकरी से टाइम निकाल के हर हियरिंग पे आना पड़ेगा। और दूसरा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, जैसे मुंबई के कंज्यूमर कोर्ट्स में तारीखें बहुत लंबी पड़ती है। अगर आज आपकी तारीख निकल गई, अगली तारीख कम से कम 2 महीने बाद पड़ेगी, जनरली 3-3.5 महीने की तारीख पड़ती है। तो मुझे लगता है अगर हर तारीख 3-3.5 महीने की पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत हैवी है, और इसका एंड कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फोरम बनता है, जुडिशियल प्रोसेस जो एजुडिकेशन का प्रोसेस होता है टू डिसाइड अ केस, उसमें समय लगता है, क्योंकि बोथ पार्टीज आर कंटेस्टिंग इट, और एंड इट बिकम्स अ बैटल ऑफ रिजिलियंस। तो उसके लिए सरकार को पहले से ये बात जानते हुए उनको एक्स्ट्रा कोर्ट्स क्रिएट करने चाहिए थे। बट मुंबई में बट कहीं भी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नंबर ऑफ जजेस का अभाव है, कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभाव है, जिसके तहत मुझे लगता है अगर कोर्ट्स ज्यादा होते, ढेर सारे जजेस होते, तब भी डिसीजन मेकिंग वुड हैव बीन फास्टर। हर 2-3 हफ्तों में तारीख पड़ सकती थी और केसेस रिजॉल्व हो सकते थे। और तीसरा, मुझे लगता है कि प्रोसेस को सिंपलर बनाना, और मैं नहीं कहूंगा प्रोसेस रिग्ड है, बट प्रोसेस हैज बीन गिवन, प्रोसेस को उसी तरह से लिया गया है जो एक टिपिकल
कोर्ट केस विद लॉयर के थ्रू जाता, तो फिर क्या, फिर इसमें जो कॉमन मैन लिटिगेंट है, जो वकील नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी बार आप देखेंगे सर्विसेज की प्राइस या प्रोडक्ट के वैल्यू से ज्यादा वकील की फीस हो जाती है। मैं वो इसीलिए मैं इस सिस्टम को रिग्ड कह रहा हूं। पहली बात यह है कि प्रोडक्ट की जो कीमत है उससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन हो जाता है। दूसरा, टाइम ऑफ लिटिगेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाते हैं, फिर स्टेट फोरम में जाते हैं, फिर एनसीडीआरसी में जाते हैं। एनसीडीआरसी में तो ऐसे मामले देखे गए हैं कि एक एक तारीख पढ़ने के लिए आपको 8 से 9 महीने का वेट करना पड़ता है। तो ये सिस्टम कंज्यूमर के नाम पे बना है, लेकिन कितना कंज्यूमर को हेल्प कर पा रहा है? दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज लॉ में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और मुझे लगता है अगर इतनी लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं कोर्ट्स में, तो भी फिर इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जस्टिस डिनाइड। बिकॉज एक कंज्यूमर की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका वो कार सर्विस में ओवरचार्ज हो जाता है, इसका मोबाइल फोन चलना बंद हो जाता है, कंपनी वारंटी में धोखाधड़ी कर देती है, उसका एक ही उद्देश्य कंज्यूमर कोर्ट्स। और मुझे क्या लगता है कि कंज्यूमर लिटिगेशन अगर आप देखिए जस्टिस डिलीवरी दो प्रकार के होते हैं, एडवर्सेरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम। एडवर्सेरियल सिस्टम वो होता है जहां पे कोर्ट्स आर अ न्यूट्रल आर्बिटर, वो कोर्ट बीच का एम्पायर होता है, दोनों पक्ष लड़े और फिर फाइनल फैसला कोर्ट से आएगा। इंक्विजिटोरियल क्या होता है कि कोर्ट थोड़ा बहुत कंप्लेनेंट की तरफ से बिल्डर को, वो सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर को ग्रिल करता है। ओनस ऑफ प्रूफ थोड़ा सा कंपनी के अगेंस्ट होता है। तो मुझे यह लगता है कि अगर कंज्यूमर राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो सिस्टम को एडवर्सेरियल से शिफ्ट करके थोड़ा सा इंक्विजिटोरियल आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कि अदालत और जस्टिस डिलीवरी मशीनरी थोड़ा सा कंप्लेनेंट के पक्ष में हो और थोड़ा सा ओनस ऑफ प्रूफ बिल्डर पे ज्यादा रहे, एंड देयर कैन बी अ डिफॉल्ट अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्रिजम्पशन होनी चाहिए, ताकि द ओनस शुड बी ऑन द कंपनी और द वेंडर टू रिबट द कंटेंशंस ऑफ द कंप्लेनेंट। आपकी बातों में जब कंपनी की आप बात कर रहे थे, तो 2 बार आपके मुंह से शब्द निकला बिल्डर, और मैं समझ सकता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2/3 केसेस जो कंज्यूमर कोर्ट्स में आज हैं वो बिल्डर्स के खिलाफ हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आप क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली बायर को जस्टिस मिल पाता है, या बायर एक सर्टेन लेवल पर हैरासमेंट का सामना करके थक हार कर छोड़ देता है? इन माय फ्रैंक ओपिनियन, जस्टिस मिलने में समय लगता है। बिकॉज आज अगर आप देखें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 एक जनरल कानून है। रियल एस्टेट के लिए जो स्पेशल कानून है वो है रेरा, विच इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016। नाउ रेरा ने एक अथॉरिटी बनाई। रेरा एक अथॉरिटी है जिसका काम इज टू एंटरटेन होम बायर की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करें और उसको एक्सपेडिशियसली इंक्वायरी करके उनको डिसाइड करें, और अगर उनमें कोई डिले, कॉम्पेंसेशन, इंटरेस्ट की बात है, तो तुरंत उसको एजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट जज रैंक ऑफिसर होता है, उसको रेफर करके मैटर डिसाइड कराएं। नाउ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि रेरा अथॉरिटी में अगर आपका कंप्लेंट एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाता है तो टिपिकली 1 साल लग जाता है, और जब ये मैटर अपील स्टेज में जाता है रियल एस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो मेरे एक्सपीरियंस में 2021 के अपील्स हैं, 2020 के अपील्स हैं जो आज भी पेंडिंग है। कितना इफेक्टिव है रेरा फिर एक एवरेज होम बायर के लिए? कितना इफेक्टिव है रेरा? अगर आप रेरा का कानून पढ़ेंगे, मेरा मानना है कानून इज क्वाइट वेल ड्राफ्टेड, कानून ठीक ठाक बनाया गया है और रेरा अथॉरिटी को एम्पल पावर्स दिए गए हैं। और मेरा मानना है अगर रेरा अथॉरिटी अपने पावर्स और अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत भारी चेंज ला सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप जानते हैं हिंदुस्तान में मैक्सिमम होम बायर के जो ग्रीवेंसेस हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इसलिए अटके हैं क्योंकि होम बायर के फंड्स डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। बिल्डर जो होम बायर से फंड्स कलेक्ट करता है, वो उसको प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय वो उसको या तो लैंड खरीदने में लगा देगा, यहां वह हेरा फेरी इन्वेस्टमेंट्स में लगा देगा। नाउ रेरा के पास एक बहुत पावरफुल प्रोविजन है एक एक्ट में, सेक्शन 35, जो रेरा को अधिकार देता है बिल्डर के अकाउंट्स को फाइनेंशियली ऑडिट करने के लिए और उसका पूरी तरह से फोरेंसिक अकाउंटिंग करने के लिए, ताकि रेरा पता लगा सकते हैं कि बिल्डर होम बायर्स के फंड्स कहां डाइवर्ट किया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह पावर अक्सर रेरा अथॉरिटीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। और अगर आप देखेंगे रिपीटेडली बहुत से केसेस में बिल्डर क्या क्या कारण देता है
प्रोजेक्ट डिले का, कि उसकी फंडिंग खत्म हो गई, कि उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट खत्म हो गई, कि उसके अकाउंट्स में प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेरा मानना है कि जो बिल्डर फाइनेंशियल डिफिकल्टी का ग्राउंड लेता है, उसको सबसे पहले अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेरा खोल के रेरा को सौंप देने चाहिए फॉर अकाउंट्स एंड इंस्पेक्शन। और मेरा मानना है कि रेरा अथॉरिटी को किसी भी बिल्डर का फाइनेंशियल एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक उसके अकाउंट्स फोरेंसिकली ऑडिट अंडर सेक्शन 35 नहीं होते। नाउ ये कहते हुए मेरा ये मानना है कि रेरा भी आज के जमाने में काफी एक पेन्स टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि देखिए जो भी प्रोसीडिंग एक फुल फ्लेजेड कोर्ट केस बन जाती है जहां पे लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टाइम लगना है, और वहां पे भी होम बायर या फ्लैट बायर को एक सब्सटैंशियल टाइम एंड फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टू परस्यू द लिटिगेशन। व्हाई? बिकॉज अगेन रेरा इज एन एडवर्सेरियल सिस्टम, क्योंकि हमारे जो फेयरनेस ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल्स है वो ये डिमांड करते हैं कि रेरा जो रेरा का एजुडिकेटिंग ऑफिसर है जो केसेस डिसाइड करता है, वो एक न्यूट्रल आर्बिटर, एक अंपायर बन जाता है, और जिसका केस सबसे मजबूत वही सिकंदर होता है। नहीं, रेरा अपने पावर्स का यूज नहीं कर रहा है, एक्ट में जो पावर मिले हैं वो यूज नहीं कर रहा है, या रेरा बिल्डर के प्रति टिल्टेड होता है। नाउ ऐसे में कई एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां रेरा ने डिले पेनाल्टी देने से मना कर दिया प्रोजेक्टिव वायबिलिटी का बताकर। ऐसे ऐसे मामले हैं जहां रेरा ने प्रोजेक्ट को एक नहीं मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंशन दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ना बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जो रेरा के सेक्शन 6 कहता है, 5 या 6 मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सेक्शन 6, वो सीधे कहता है कोई भी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को 1 साल से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। नहीं तो रेरा अथॉरिटी के पास पूरा अधिकार है, प्रोजेक्ट को आप फोरेंसिकली ऑडिट करिए और उसके बाद बिल्डर को ही चेंज कर दीजिए, दूसरे को सौंप दीजिए प्रोजेक्ट या सोसाइटी, वॉट एवर इट इज। और प्लस आप ये भी जानते होंगे कि रेरा में एक डेजिग्नेटेड फंड है जहां पे 70% या कुछ एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट्स कलेक्ट होते हैं और वहां से डाइवर्ट नहीं हो सकते। नाउ अगर आपने हाल ही में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया कि रेरा अथॉरिटी शायद अपना मकसद हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए उद्देश्य क्या है। मुझे क्या लगता है कि अक्सर केसेस इतने टेक्निकलिटीज है वॉटेवर में डूब जाते हैं कि जो प्रमुख उद्देश्य है कि होम बायर को न्याय दिलाना, वो अक्सर अनफॉर्चुनेटली लिटिगेशन के रिगमारोल में वो थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है। नाउ मुझे क्या लगता है कि इसमें क्या है, जो मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कि इसमें सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो मुझे लगता है कि अगर, बिकॉज देखिए रेरा इज सपोज टू बी अ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और मेरा मानना है कोई भी जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको अपनी खुद की इतिहास पढ़नी चाहिए। किसी भी रेरा अथॉरिटी ऑफ किसी भी स्टेट, उसको यह एहसास होना चाहिए कि उसको बनाया गया है आफ्टर क्रोर्स ऑफ इंडियन होम बायर्स हैव सफर्ड। कितों के पैसे डूब गए, कितने इंसॉल्वेंसीज हुए, आपके जेपी के केसेस है, यूनिटेक के केसेस हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आज बन के खंडेर पड़े हुए हैं। मेरा यह मानना है कि कानून अनफॉर्चुनेटली उतना एम्पैथेटिक नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं रेरा का चेयरपर्सन हूं, अगर मैं सिद्धांतवादी हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और एंड आई विल पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ अ होम बायर जो दुनिया भर की कमाई कर्ज पे लेकर लगा के उसकी पूरी ड्रीम एक खंडहर बन के देख जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि रेरा में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट होता है, और इन जनरल क्या होता है कि इतने सारे केसेस हो जाते हैं कि वही जो टिपिकल लिटिगेशन का एनवायरमेंट, हाँ ये केस है, कॉल फॉर रिप्लाई, कॉल फॉर रिजॉइंडर, कॉल फॉर रिटन सबमिशंस, इसमें भी इतने सारे स्टेप्स हो जाते हैं। बिकॉज रेरा में क्या है, जो प्रोसीजर क्या रिक्वायरमेंट है, सीपीसी अप्लाई नहीं करता, रेगुलर सिविल कोड का प्रोसीजर अप्लाई नहीं करता है, बट व्हाट अप्लाइज की प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कहता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड। लेकिन अदर साइड को हियरिंग देने के चक्कर में इतने स्टेप्स आ जाते हैं, और फिर रेरा भी अपना प्रोसीजर थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। बट मैं साफ कहता हूं, आई हैव रिस्पेक्ट। रेरा में भी एक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरपर्सन बेंच होती है, दूसरा आपका एजुडिकेशन ऑफिसर होता है। आज भी मैं एजुडिकेशन ऑफिसर को रिस्पेक्ट करता हूं, ही इज अ पर्सन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और वो एक्चुअली केसेस को सुनते हैं। बट हाँ, अभी एक केस में हैंडल कर रहा हूं रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट आउटसाइड बॉम्बे, अ वेरी बिग बिल्डर, आई वोंट टेक नेम्स। मेरा मानना है जब मैंने वो केस का, जब उस केस में रेरा के एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जजमेंट पास किया, मेरे पास अपील में आया, मैंने देखा कि एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने मतलब जिसके व्यू से मैं अग्री नहीं किया, इसलिए हम अपील में गए, बहुत से बिल्डर को बहुत पॉइंट्स पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ये एक प्रोजेक्ट था, बिल्डर ने काफी एनआरआई से पैसा कलेक्ट किया, एनआरआई को एक बहुत ही
रोजी सपना बेचा गया कि मैं आपको हरियाली बना के दूंगा, गोल्फ कोर्स बना के दूंगा, क्लब हाउस बना के दूंगा। एंड कितने होम बायर्स ने 90% पेमेंट कर दिया। एंड समझ लीजिए बिल्डिंग ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि प्रोजेक्ट अचानक इंसॉल्वेंसी में चला गया, बैंक डिफॉल्ट। क्यों? जैसे मेरे क्लाइंट से 2009 में बुकिंग ली गई थी, एनआरआई से। एनआरआई को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा भारत के कानून के टेक्निकलिटीज पता है नहीं, वो अपना पैसा लगा दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि बिल्डर उस समय, दिस वाज द प्री रेरा एरा। और एक और चीज आप नोट करिएगा, जो जो केसेस प्री रेरा एरा से आ रहे हैं वहां पे थोड़ा बहुत जस्टिस डिलीवरी में फ्लॉज ज्यादा है, बिकॉज बहुत बार बिल्डर्स को बेनिफिट दे दिया जाता है। अब जैसे बिल्डर ने 90% अमाउंट कलेक्ट किए, लेकिन उसने एग्रीमेंट रजिस्टर ही नहीं किया। रेरा क्या ऑर्डर पास करती है? बिल्डर डायरेक्टेड टू रजिस्टर द एग्रीमेंट। अरे लेकिन बिल्डर पे सजा तो इंपोज करिए कि उसने 90% फ्लैट का अमाउंट ले लिया, इन कंप्लीट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, जो कहता है कि 20% से ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। नाउ कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ऑन द फेस ऑफ इट बिल्डर ने 90% पैसा लिया, पोजेशन नहीं दिया, और फिर प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में चला गया। नाउ बाद में जब मेरे केस मेरे पास आया, मैंने बोला कि थोड़ा सा ऑर्डर मेरे क्लाइंट के फेवर में नहीं है, हम अपील में जाना पड़ेगा। हमने रिसर्च शुरू की, पता चला 2009 में बुकिंग की जाती है, और रेरा को क्या लगा, बिल्डर ने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उसे शायद चूक हो गई। यह गलत था, बिल्डर का अल्टीरियर मोटिव था। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, जो मोफा कहते हैं, अगर उसमें आप रजिस्टर्ड अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, आपको बहुत सी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। डेट ऑफ पोजेशन डिस्क्लोज करना होता है, सैंक्शन प्लान्स डिस्क्लोज करने होते हैं, और साथ ही साथ क्या आपने सारे इनकम्बरेंसेस, यानी कि प्रोजेक्ट आपने गिरवी रखा है नहीं, वो सब डिस्क्लोज करने होते हैं। बिल्डर का एक अल्टीरियर प्लान था कि लोगों से पैसा लेता, फिर वो जमीन को बैंक के साथ प्लेज करता, इसलिए उसने जानबूझ के प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं किया। और इसके कारण 2009 में मेरे क्लाइंट्स फ्लैट बुक करते, सोचते उनको बढ़िया फ्लैट मिलेगा। एक साल बाद, 6 महीने के बाद, 2010 में बिल्डर पूरे प्रोजेक्ट को बैंक के साथ मॉर्गेज कर देता है और बैंक से लोन उठाता है। सोचिए, उसको बैंक से लोन भी मिल गया और उसको सारे होम बायर से 90% प्लस पेमेंट भी मिल गया। क्यों? बिल्डर ने क्या सोचा, मैं रेजिडेंशियल टावर्स बना दूंगा, साथ में मैं कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस भी बनाऊंगा। लेकिन और उसका इरादा क्या था कि फ्लैट को वो बेच के लॉटरी कमाता, और बाद में कमर्शियल ऑफिस वो लीज पे देके अपनी उसकी रेगुलर इनकम भी आती रहती। लेकिन टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीज होल्ड ऑफिसेस, जो ऑफिस बिल्डिंग्स जिसकी कोई बुकिंग नहीं थी, क्योंकि जो लीज पे लेता उसको बना बनाया स्ट्रक्चर चाहिए, उस बिल्डर ने, सेल्फ एडमिटेड केस है, उसने होम बायर्स के फंड्स डाइवर्ट करके कमर्शियल यूनिट्स बनाए। और यही हमारा कंटेंशन है। अभी हमारा मैटर सब जुडिस इन द रियल एस्टेट एपलेट ट्राइब्यूनल, और वहां पे हमारा कंटेंशन हमने ऑनरेबल कोर्ट को खुद दिखाया है। मैं इस पर ज्यादा अनफॉर्चुनेट जाना नहीं, बिकॉज मैटर सब जुडिस, लेकिन इट्स अ क्लियर कट केस जहां पे बिल्डर खुद एडमिट कर रहा है उसने होम बायर के फंड्स डाइवर्ट किए हैं। और यहां पे इतने सारे पॉइंट्स थे बिल्डर को टू फाइंड फॉल्ट विद, लेकिन मुझे लगता है जहां रेरा बिल्डर को स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज इंपोज कर सकता था, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इंपोज कर सकता था, नहीं दिया। रेरा अथॉरिटी, द लर्नेड रेरा अथॉरिटी को क्या लगा, जो एजुडिकेटिंग ऑफिसर को, कि एक रूटीन डिफॉल्ट है, शायद बिल्डर से चूक हो गई है, और इससे बिल्डर को बहुत माइनर डायरेक्शंस दिए। और दूसरा, इतने साल बिल्डर ने जानबूझ के डेट ऑफ पोजेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर वो डेट ऑफ पोजेशन देता तो उस डेट के बाद इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता। बिल्डर ने जहां डेट ऑफ पोजेशन 12-13 होनी चाहिए थी, बिल्डर ने कुछ डेट दी नहीं, और इसलिए जो लर्नेड एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने डेट ऑफ स्टार्ट फॉर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन 2018 से कर दिया, और बिल्डर को सारे इंसॉल्वेंसी इशू सबका जो है कंटिंजेंसीज का बेनिफिट दे दिया, कि बेनिफिट ऑफ डाउट। यही मेरा पॉइंट है। लॉ ये कहता है हियर द अदर साइड, यस, लेकिन जब रेरा की बात आती है तो ऐसा लगता है कि रेरा कह रहा हो बैलेंस द अदर साइड, और मैं यहां बैलेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं तो ये कई मामलों में फेवर द अदर साइड भी हो जाता है। नाउ अगेन, बिकॉज एज अ लॉयर मैं आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो आई विल स्पीक विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जैसे महाराष्ट्र रेरा या कोई भी रेरा, अक्सर रेरा अथॉरिटीज
वो उनकी एक टेंडेंसी होती है कुछ नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करने की। जैसे कोई कंप्लेंट फाइल हुई तो चलो वो पहले पूछेंगे, हमें कंसिलिएशन फोरम बना के पहले वहां पर रिजॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरा, द लर्नड रेरा अथॉरिटीज अक्सर उनकी कोशिश ये, वो क्या कहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट वगैरह बाद में क्लेम करिए, अपना कॉम्पेंसेशन बाद में क्लेम करिए, अपना इंटरेस्ट पहले प्रोजेक्ट तो बन जाने दीजिए। और अक्सर प्रोजेक्ट उनका वो एक एक्सपेडिशियस रूट अडॉप्ट करते हैं कि पहले प्रोजेक्ट बन जाए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। और यही मेरा ओपिनियन है कि इसका कारण है कि काफी जो होम बायर्स को एक टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट मिल सकता था उसमें मिलने में देरी हो जाती है। और दूसरा, मुझे क्या लगता है, चलिए ठीक है, अगर आप रेरा हैं, आपने एक फैसला लिया है कि चलो प्रोजेक्ट को पहले बन जाने दो, लेकिन कम से कम भाई प्रोजेक्ट डोलड्रम्स में क्यों आया है? क्योंकि बिल्डर ने होम बायर के फंड्स डाइवर्ट किए हैं। कम से कम आप एक फाइनेंशियल वॉचडॉग तो अपॉइंट कर दीजिए, आप एक फॉरेंसिक ऑडिटर साइड बाय साइड अपॉइंट कर दीजिए कि ओके बिल्डर, आपको समय चाहिए प्रोजेक्ट बनाने का, हम कंप्लेंट्स डेफर कर दे रहे हैं, आप बनाइए, बट हम आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन और स्क्रूटिनी प्रोसेस इंपोज कर दे रहे हैं कि अब आपका प्रोजेक्ट की पूरी फॉरेंसिक अकाउंटिंग होगी। और बहुत से प्रोजेक्ट्स रवि जी ऐसे हैं जहां पे, क्योंकि फोरेंसिक अकाउंटिंग होगी तो प्रॉपर फ्रॉड पकड़ा जाएगा, लेकिन अक्सर रेरा अथॉरिटीज यहां तक आती नहीं है। चलिए, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, हमारी सिस्टम में बिल्डर इतना पावरफुल क्यों है? आपने बड़ा सही सवाल पूछा, और मैं आज भी कहूंगा, इंडिया के सारे नहीं, कंगाल बिल्डर की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जो इंडिया के लोडेड वेल ऑफ बिल्डर्स हैं, वो एक ऐसी लॉबी बना चुके हैं जो मुझे लगता है वन ऑफ दुनिया की सबसे पावरफुल लॉबीज बन चुकी हैं। क्यों? अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, बिजनेस लॉबीज विद वेस्टेड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा डेमोक्रेसीज में ही होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को अनफॉर्चुनेटली लूटना सबसे आसान होता है। यही अगर मोनार्की है तो लूटना मतलब डायरेक्ट राजा साहब की तिजोरी में डालना होगा, जो हो नहीं पाता। ये अगर कोई डिक्टेटरशिप या सिंगल पार्टी स्टेट है, वो डिक्टेटर की तिजोरी से चोरी करना होगा, इससे नहीं। अनफॉर्चुनेटली प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड लीडर्स, उनको एक पब्लिक ट्रस्टी का अधिकार दिया गया है। और यही लोग जिनका काम है पब्लिक एसेट्स और पब्लिक की राइट्स का ट्रस्टी बनना, यही लोग अपने भारत की जनता के साथ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करके विश्वासघात करते हैं। और इस विश्वासघात को फैसिलिटेट करने में आगे होते हैं बिल्डर्स, उनके मिडलमैन। अगर आप भारत के इतिहास, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, सिर्फ, मैं तो फिर भी कहता हूं, इंडिया के सबसे पावरफुल लॉबी मुंबई की बिल्डर लॉबी है, जिसके टेंटिकल्स हर जगह पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है इस लॉबी से निपटना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग अक्सर कुछ जाने माने कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेते हैं, लोग अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को डिमोनाइज करते हैं। मैं कहता हूं फिर भी कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की इज्जत करता हूं। दे आर प्रोफेशनल्स, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी सर्विसेज इंटरनेट देते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, बट इनको आप बिल्डर से सेग्रीगेट कर दिए, क्योंकि बिल्डर्स अक्सर ब्लैक सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं। उनके टेंटिकल सारे पब्लिक ऑफिशियल्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, व्हाट नॉट, सबके साथ उनका उठना बैठना होता है। एंड और अनलाइक द कॉर्पोरेट, अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर कंप्राइजेस लिस्टेड कंपनीज, बिल्डर्स आर शेडी ऑपरेटर्स, उनके अकाउंट्स आर ओपेक, कैश में हेवी डीलिंग, मतलब ये एक मुजरिम है जो इनविजिबल भी है। और जितना ज्यादा लोग नॉन कॉर्पोरेट्स को अटैक करते हैं, उतना ज्यादा इंडिया के बिल्डर्स मुस्कुराते हैं, और खासकर मुंबई के बिल्डर्स, क्योंकि देश की सबसे पावरफुल बिल्डर लॉबी मुंबई की बिल्डर लॉबी है, विदाउट एक्सेप्शन। और एक और चीज आप देखेंगे, टिल 1990s बिल्डर लॉबी उतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि उस समय प्लॉट का कल्चर था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेहनत किए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जिंदगी भर मेहनत किए, फाइनली जब रिटायर हुए, अपनी सेविंग से एक प्लॉट बुक करते थे, 300 स्क्वायर मीटर का, 500 स्क्वायर मीटर का, बड़े इज्जत से एक ठेकेदार को एंगेज करके, आर्किटेक्ट एंगेज कर घर बना के इज्जत से रहते थे। 1990s के बाद इंडिया में जब फ्लड ऑफ मनी आया, तब शहरों में हैवी प्रकार का माइग्रेशन शुरू हुआ। नहीं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब टियर 2 सिटीज में, कोई लखनऊ में सेटल हो, कोई यहां, कोई मेट्रो सिटीज में नहीं। जब कंपनीज एंड मनी आया तो कॉर्पोरेट्स में भी बहुत, एक बिजनेस कंपनी से बड़ी एक नेगेटिव टेंडेंसी होती है, दे जस्ट गो फॉर द बिग सिटीज। उनको पता नहीं बिग सिटीज के ग्लैमर या क्या, बस उनको वही चाहिए।
आम आदमी पिसे सफर कर उनको उससे मतलब नहीं है। सारा पैसा बिग सिटीज में है। बिग सिटीज में सारे लैंड ओनर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट से नेता, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिल्डर एक प्रकार का रिंग मास्टर बन गया। और मुझे क्या लगता है कि 1990s के बाद फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई प्रिपेयर्ड नहीं थे फॉर दिस बूम इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। और यह बूम आप देखेंगे दिल्ली या बॉम्बे और दिल्ली, इन दो ही तीन जगह में था। इसलिए बिल्डर लॉबी मेड अ किलिंग। और क्योंकि वो सब कैश ऑपरेटर्स, मैसिव ब्लैक ट्रांजैक्शंस, अंडरवर्ल्ड भी प्रेजेंट, ये सब एक प्रकार के, भाई अगर अंडरवर्ल्ड उनको धमकाता तो बिल्डर सीधे पुलिस को अप्रोच करता था। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल ओवर द डेकेड्स बिल्डर्स के एकदम उन्होंने अपने पावर की बीज बो दी, लेकिन बीज बो दी, फर्टिलाइजर डाल दिया, लेकिन वो पैसा कहां से आना था? आम हिंदुस्तानी की मेहनत से। सारे हिंदुस्तानियों को मतलब अट्रैक्ट किए, तो शहरों में शहर आओ, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, मकान छोड़ के फ्लैट में आए, और बिल्डर अनाप शनाप दाम पे फ्लैट बेचा। और आम आदमी क्या सोचा? हवा क्रिएट के मीडिया में कि तो प्रॉपर्टी है 10 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, लो लो लो। बस आम आदमी ठीक है, मैं 30 साल का लोन लूंगा, 30 years ऑफ डेट बॉन्डेज, और बिल्डर मालामाल हो गया। आप ये देखिए 700 साल पहले जब अलाउद्दीन खिलजी इतना पावरफुल क्यों बना? क्योंकि 50% उसने टैक्स इंपोज कर दिया, जो लगान भरने के लिए लोगों को जिंदगी भर स्लेवरी करनी पड़ी। मैं कहता हूं आज के जमाने में टुडे बाइंग और ओवर प्राइस्ड एक्सपेंसिव हाउस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डेट बॉन्डेज। मुझे क्या लगता है, जब पूरा का पूरा देश एक बिल्डर के जेब भरने में 30 साल गुलाम प्राइवेट सेक्टर में गुलामी करने को तैयार है, बिल्डर को तो मालामाल होना ही है। और उसके साथ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट सब खुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने भी, पॉलिटिकल क्लास ने भी बिल्डर को फैसिलिटेट किया जब इतना लिबरल होम लोन अलाउ किया गया कि आपके 25 साल 30 साल की फ्यूचर अर्निंग के पोटेंशियल पे आपको होम लोन मिलने लगा? बिल्कुल। और इसमें रवि जी आप बैंकर्स को भी जोड़िए। मैं आज कहता हूं, लोग डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जनता डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज करती है, जनता बिकॉज वकीलों को तो गाली देती है कि काले काले कोट से दूर रहो। लेकिन एक क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ मैक्सिमम विश्वासघात किया है और जनता ने उनको टोटली उनके करतूतों को नजरअंदाज कर दिया, वो है बैंकर्स। ये बैंकर्स रवि जी, लिटरली मैं कह रहा हूं, और खासकर प्राइवेट सेक्टर के बैंकर्स, पब्लिक सेक्टर तो पूछिए मत, उन्होंने तो बड़े लोगों के साथ क्या क्या किया है। बट आज के बैंकर्स में देखता हूं लोन लेने के लिए एकदम अपनी इज्जत गिरा देते हैं। आइए लोन लीजिए, फ्री का क्रेडिट कार्ड। अब बिल्डर से ज्यादा खुश क्या हो सकता है? बिकॉज एक तो देखिए, जैसे अगर मुंबई के बिल्डर्स देखेंगे, उनके पास होल्डिंग पावर बहुत होती है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतने महंगे दाम पे फ्लैट बेच रखे हैं, दे आर फ्लश विद कैश। कितने बिल्डर्स तो अपने प्रोजेक्ट्स का विज्ञापन तक नहीं छापते, और यहीं पे अगर तो ये लोग रेट कम करते नहीं है। एंड अगर आप देखें, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप फ्लैट्स एक सर्टेन टाइम के अंदर में सेल करके लिक्विडेट करें। कोई है नहीं, बिल्डर अपने फ्लैट पकड़ के फ्री मार्केट के नाम पे बैठ सकता है, और फिर बैंक कहती है ठीक है, बिल्डर लोन कम नहीं करना, बिल्डर फ्लैट की कीमत कम नहीं करना, हम आपको लोन देने के तैयार हैं। तो यस, मैं कहता हूं बहुत से फ्लैट के डील्स इसलिए ओवर प्राइस होते हैं क्योंकि बैंक्स गिव ओवर प्राइस लोन्स। इट्स क्लियर कट केस ऑफ ओवर प्राइसिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एंड दूसरा, अगर आप देखेंगे, पॉलिटिशियंस तो ऑल द मोर वेल एंड विलिंग, क्योंकि जितने महंगे घर होंगे उतना ही ज्यादा नोट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और सब कमाएंगे। और मुझे लगता है कि against this deadly nexus of builders, politicians, bureaucrats, corrupt middlemen, the last line of defense is the judiciary. But मुझे भी लगता है कि in the last few years, despite me having highest respect for the judiciary, it has not met my expectations when it comes to protecting the people from this vicious nexus. क्यों? आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में लोग अपना पूरा जेब खाली करके, गुलामी करके पैसा दे रहे हैं। क्या मैं पूछता हूं, वो अपनी पूरी जिंदगी गुलामी करके पैसा दे रहे हैं घर के लिए? आर दे गेटिंग द हाउसेज ऑफ देयर ड्रीम्स? नॉट एट ऑल। आपको लिटरली एक हिंदुस्तान में आपको महंगा घर एक वर्टिकल स्लम में बेचा जा रहा है, जहां पे आपको जहरीली हवा सूंघनी है, जहां पे आप और आपके बच्चों के पास खेलने के लिए पता नहीं ढंग का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपके पास पार्क्स एंड हरियाली तक नहीं है। हां, आपको बार जरूर मिल जाएगा, रेस्टोरेंट जरूर मिल जाएगा, डिस्कोथेक जरूर मिल जाएगा, और लास्ट में कम से कम अस्पताल
एक महंगा प्राइवेट अस्पताल तो मिल ही जाएगा आपको। लेकिन जहां जुडिशियरी एक्टिव भी होती है, फॉर एग्जांपल जुडिशियरी ने ये एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि बिल्डर, बैंक, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन का एक नेक्सस है, सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई और आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रहा है कि वो इंक्वायरी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेक्सस इतना डीप रूटेड हो गया है कि अब इसमें जुडिशियरी भी हेल्पलेस है? देखिए, मैं जुडिशरी को हेल्पलेस नहीं मानता। हमारे देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बड़ी रिच ट्रेडिशन है, विच वाज स्टार्टेड बाय बाय ऑनरेबल जस्टिस श्री पीएन भगवती। एंड उस समय के जजेस तो इतने इंटेग्रिटी के जजेस थे, वो तो सीधे बोलते थे कि हम एक चिट्ठी को तक पीआईएल बना देंगे। और उस समय के जजेस ने लिटरली पूरे के पूरे घोटालों की इंक्वायरी मॉनिटर की है। जजेस हैव सो मच पावर बिकॉज जुडिशियल पावर इनके पास इतनी है, अगर सीबीआई काम नहीं कर रही, ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना सकते हैं और उसको इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स दे सकते हैं और उसको कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में, और अगर वो चाहे, आप जो सीबीआई की बात करिए कि अगर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहा, ऑनरेबल जजेस इतना पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सीबीआई ऑफिसर्स पे अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं और उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास कर सकते हैं, जो विच आर बेसिकली एडवर्स रिमार्क्स, ताकि इन अधिकारियों का करियर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट हो जाए। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि पहले के जमाने में अधिकतर रिट कोर्ट्स जो थी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑफिसर के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स पास करके उनके करियर तक डिस्ट्रॉय अफेक्ट कर देते थे और इसी के भय से काम भी करते थे। लेकिन आज के जमाने में शायद नहीं कर रहे। हाँ, एक आध हियरिंग्स के दौरान आप देखेंगे अक्सर उनके स्ट्रॉन्ग कमेंट्स प्रेस में रिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अदालत में क्या बोलेंगे वो रिटर्न में नहीं है वो। हाँ, वो फाइनल ऑर्डर की डिक्टेशन में शायद वो शब्द नहीं आएंगे। क्यों ऐसा है? मैं कहता हूं, अगर आप कठोर शब्द सरकारी एक निकम्मे सरकारी अधिकारी के खिलाफ उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कृपा करके स्टेनो को कह के ऑर्डर में भी उसको टाइप करवाइए, ताकि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड। ऐसा क्यों बदलाव आया है? जहां एक ट्रेडिशन रहा था पीआईएल का, एक लोगों में सिस्टम में डर था, आज अचानक क्या बदल गया है? अब रवि जी देखिए, अब आप मुझसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज आज भी मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं एंड आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स। आई हैव टू अबाइड बाय द प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशंस which I am subject to and issued by the Bar Council of India. Fair enough. इसी के फ्रेमवर्क के अंडर में मैं अपने व्यूज और ओपिनियंस प्रकट करूंगा, पेश करूंगा। नाउ मैंने अक्सर क्या देखा रवि जी, कि आज के जमाने में स्पेशली मुंबई में बिल्डर के खिलाफ, एक एरेंट बिल्डर के खिलाफ पीआईएल डालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। बहुत से फैक्टर्स हैं। आज एक जमाने में रवि जी एक अच्छा पीआईएल होता, मैं कहता हूं द गोल्डन एरा ऑफ पीआईएल्स अगेंस्ट बिल्डर्स वाज अर्ली 2000s। अदालत को दिखता था कि बिल्डर वायलेशन कर रहा है, तुरंत नोटिस इशू करता, स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू करती अदालत और पब्लिक ऑफिसर को अच्छे से लिटरली कैस्टिगेट करती कोर्ट में। लेकिन आज के जमाने में मैं कहता हूं एक नया ट्रेंड हो गया, शूटिंग द मैसेंजर। मैं मानता हूं कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत से वेक्सेशियस लोगों ने पीआईएल की रेमेडी मिसयूज की है, लेकिन जजेस में इतनी काबिलियत होती है कि एक फ्रिवलेस पीआईएल और सब्सटैंटिव पीआईएल में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं कहता हूं मुझे भी अगर जज बना दो, मैं एक फ्रिवलेस और सब्सटैंटिव पीआईएल के बीच में मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकता हूं। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में हाल ही में एक पीआईएल में अपीयर किया था एंड हमारी एक बॉम्बे के बाहर का एक आदमी आया था। वो बॉम्बे कई बार आता है, उसने देखा कि मुंबई शहर का तो सत्यानाश हो रहा है। देखा कि बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन ओपन स्पेसेस जो 70-80 माले का टावर है, उसमें कितना 5-5 फीट की ओपन स्पेस, मतलब एक मकान से कम ओपन स्पेस। फायर इंजन कैसे घुसेगा, लाइट एंड वेंटिलेशन कैसे आएगी? उसने एक पीआईएल दाखिल कर दी कि बीएमसी कमिश्नर अपने जो रिलैक्सेशन के पावर्स है, कंडोनेशन एंड रिलैक्सेशन के पावर्स है, टोटल मिसयूज करा है। जब मैं आर्ग्यू किया पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में, तुरंत मेरे क्लाइंट के मोटिव्स पे कोर्ट ने सवाल उठाए। ये कौन है? ये हमें बिजी बॉडी लगता है। ये क्या बॉम्बे में, ये बॉम्बे के बाहर रहता है तो बॉम्बे में पीआईएल क्यों फाइल कर रहा है? इसने 2 बिल्डर्स का नाम क्यों लिया? मैंने बोला दैट योर लॉर्डशिप्स, 2 बिल्डर्स का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि हम बस उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप चाहें आप 10 उदाहरण और दे सकते हैं, और हमने उन बिल्डर्स के खिलाफ रिलीफ मांगी भी नहीं है। बस तुरंत अदालत को मेरे क्लाइंट के ऊपर शक हो गया और बोल दिया कि नहीं, ये पीआईएल का प्रोसेस बनाया गया है गरीबों के
के को इंसाफ दिलाने के लिए। तो किसी ना किसी का तो वेस्टेड इंटरेस्ट एजेंडा है इन दोनों बिल्डर्स का नाम लेने के लिए। हम कॉस्ट भी इंपोज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम एक वकील हो, हम कॉस्ट इंपोज नहीं कर रहे हैं। और अंत में ऑर्डर पास हुआ विदाउट एंड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में थोड़े बहुत पीआईएल के ग्राउंड्स कोट करके मैटर डिसमिस कर दिया कि हमें नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर लिटिगेंट के पास लोकल स्टैंडिंग है। नाउ अब इसका मैं एक और कहता हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट के पीआईएल रूल्स हैं जो अब लिटिगेंट्स में बहुत स्ट्रिक्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंपोज करते हैं कि लिटिगेंट के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन कैसे मिली, और कितनी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद भी आपकी पीआईएल एडमिट नहीं होगी, नोटिस इशू नहीं होगा, थ्रेशोल्ड पे डिसमिस हो जाता है। और इस विषय में मैं ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के साथ में अग्री नहीं करता। कोर्ट्स को क्या लगता है, अगर कोई पीआईएल फाइल करना है तो उसको एकदम दूध का धुला आदमी होना चाहिए। मैं कहता हूं रवि जी, अगर आपको पाकिस्तान में किसी टेररिस्ट हाइडआउट पे स्ट्राइक करना है, क्या कोई आपको दूध का धुला आदमी इंटेलिजेंस देगा? नहीं। आपको एक लोकल गुंडा ही, आपने धुरंधर पिक्चर देखी होगी, टेररिस्ट को स्ट्राइक करने के लिए आपको एक लोकल करप्ट एमएलए, आपके एजेंट को एक लोकल करप्ट पॉलिटिशियन और एक गुंडा पुलिस वाले का साथ लेना पड़ा। आज जो कोर्ट्स कहते नहीं, जो पीआईएल फाइल करता है उसको एक नए जमाने का महात्मा गांधी होना चाहिए क्या? आप जानते हैं, और यह बात मैं कोर्ट्स को अक्सर एक बार कन्वे करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि 1986 में एयर इंडिया कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी। इट वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट, कितने लोग मरे हिंदुस्तान के। आप जानते हैं कि प्रायर इंटेलिजेंस वार्निंग्स थी एयर इंडिया कनिष्का की, और आप जानते हैं कि सबसे पहले इंटेलिजेंस वार्निंग एयर इंडिया की कनिष्का की बॉम्बिंग की कहां से आई? एक लोग कहते हैं एक लोकल कनेडियन गैंगस्टर से आई थी, क्योंकि जो टेररिस्ट थे उनको क्या लगा हमें एयरलाइनर में बॉम्ब डालने का काम नहीं करना है, तो वो एक लोकल गैंगस्टर को अप्रोच किए। लेकिन वो गैंगस्टर में इतना तो ईमान था कि भैया मैं छोटा बहुत चोरी चकारी कर लूं, लेकिन एयरलाइनर में बॉम्ब डालना मेरा काम नहीं है। और उसी से पहली वार्निंग आई जो अनफॉर्चुनेटली नजरअंदाज कर दी गई। मैं कहता हूं अगर आज का जो डिस्पोजिशन कोर्ट्स अडॉप्ट करते हैं, वो तो इस आदमी के इंटेलिजेंस को टोटली नहीं है, तो गैंगस्टर है, इसकी इंटेलिजेंस को हम नहीं मानेंगे। जब कोई दूध का धुला आदमी आएगा तभी हम एंटरटेन करेंगे। तो और मुझे क्या लगता, और इस कारण रवि जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से मेरिटोरियस पीआईएल्स डिसमिस हो जाते हैं, और ये तो हाई कोर्ट लेवल की स्क्रूटनी है। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे पीआईएल डिसमिस हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एडमिट करेंगे रवि जी, मैक्सिमम 90% प्लस सुप्रीम कोर्ट एसएलपी, मेरा एक्सपीरियंस है, डिसमिस हो जाते हैं विदाउट रीजन। सुप्रीम कोर्ट आपको सुनेगा 1-2 मिनट के 3 मिनट, योर क्लाइंट डज नॉट, आई डोंट नो, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष के शूज में नहीं डालना चाहता, बट अक्सर मैंने देखा है एक वर्ड ऑर्डर पास होता है डिसमिस्ड, और रीजंस भी नहीं पड़ते। जिस देश में आरटीआई को खत्म करने की हर तरफ से कोशिश हुई है, वहां शूटिंग द मैसेंजर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, आरटीआई एक बहुत पावरफुल लेजिस्लेशन है, और मैं कहता था सरकार को, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल सरकार को आरटीआई के आगे चल के वॉलंटरली सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कर देना चाहिए था। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन आपका स्टेट सीक्रेट नहीं है, मिलिट्री डिफेंस का सीक्रेट नहीं है, उसको आप सारे फाइल मूवमेंट्स ऑनलाइन कर दीजिए, कोई भी सरकारी प्रस्ताव का, आपके आधे आरटीआई एप्लीकेशंस कम हो जाएंगे। लेकिन आज आप यही देखिए कि कितनी बार आरटीआई एप्लीकेशंस बड़े क्रिप्टिक रिस्पॉन्सेज आते हैं। हम एक इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आप जानते हैं क्या जवाब आता है? ये फलाना फलाना इंफॉर्मेशन सरकार की वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर लो। अरे एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक्ट के तहत मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और दूसरा अगर आप कह रहे हैं वेबसाइट पे, तो कम से कम हाइपर लिंक तो दे दो, क्यूआर कोड तो दे दीजिए जो मैं स्कैन करके लिंक डाउनलोड कर सकूं। वो भी तक ये लोग नहीं करते हैं। इस लाइक कहने की ये काम करिए, कार्यालय में आइए, 10 लाख फाइलें ढूंढ लो। कहां ढूंढेंगे? आपकी काम है अपने रिकॉर्ड रूम से फाइल निकाल के सामने रखना, वो ये नहीं करते हैं। और इसी यही कारण है कि दैट हर प्रकार से वेदर ओवर्टली या फिर ओवर्टली या कोवर्टली लोगों को एक प्रकार का पब्लिक एक्टिविज्म से डिस्करेज किया जा रहा है। देखिए इससे कई तरीके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का क्या तौर तरीका था कि किसान पे, भारतीय किसान पे इतना ज्यादा लगान का प्रेशर डाल दो और टैक्स कलेक्टर्स पे इतना प्रेशर डालो कि लोगों को काम करने और सोने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। आज भी आप यही देखिए, आज जो एकदम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हाई सैलरीज चेस करें, वो क्या एक आरटीआई एप्लीकेशन डालेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगर आप देखिए हर तरह से
डिस्पेंसेशन का क्या उद्देश्य है कि किसी और याद रखिएगा, आरटीआई हैज बीन हेल्ड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अ पार्ट ऑफ द आई से फंडामेंटल राइट्स आल्सो, बिकॉज किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एसेंस है कि आपको डेमोक्रेसी की इनर वर्किंग्स मालूम हो, और जो काम ये लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, मुझे लगता है वेस्टेड इंटरेस्ट इसको इनडायरेक्टली वेयर डाउन कर करके कोवर्टली करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब तो यहां तक मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल, लोग कभी कहते हैं थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है, कभी कहते हैं पब्लिक, और कभी कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल देते हैं। एक बार तो मुझे याद है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, हमने एक पीआईएल बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की थी, क्योंकि आरटीआई, शायद मुझे जहां तक मेरी याद है, आरटीआई कमिश्नर ने एक ऑर्डर इशू किया था कि बिल्डर की बिल्डिंग प्लान्स आरटीआई में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आर्किटेक्ट का कॉपीराइट वायलेट हो जाएगा। मैं बोला, ये क्या तरीका है? कॉपीराइट लॉ का उद्देश्य है कि लोग अपने प्लान, अपना क्रिएटिव वर्क्स पब्लिक में पब्लिश करें, फर्म इन द बिलीफ कि कोई उनका गलत तरीके से कॉपी नहीं करेगा। कॉपीराइट एक्ट का उद्देश्य है कि वर्क्स का फ्री फ्लो होना चाहिए विद द प्रोटेक्शन। तो हमने एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की थी, और बाद में वो ऑर्डर सरकार ने अपने आप उसको विड्रॉ कर लिया। तो यस, अगर आप देखेंगे कि दैट, जैसे आपने कहा कि दैट एक प्रकार का बहुत से एक टेंडेंसी होती है, बट ऑफ कोर्स मेरा फिर भी आरटीआई एक्ट के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ठीक है रहा है, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि आज के जमाने में एक और नया ट्रेंड आ गया है, इंफॉर्मेशन चाहिए ले लो। क्या कर लोगे इंफॉर्मेशन लेकर? पीआईएल डालोगे, पीआईएल डालोगे तो कितने आप पे, और आजकल रवि जी पीआईएल्स में इतने हैवी कॉस्ट इंपोज कर रहे हैं, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। मुझे लगता है जब एक कॉस्ट की खबर प्रेस में आती है, कम से कम 100,000 लिटिगेंट और डिटर हो जाते हैं अंदर ही अंदर, कि एक तो वैसे भी उनके प्राइवेट लाइफ का प्रेशर है, और कौन पब्लिक डोमेन में पीआईएल फाइल करेगा, और पहले उसको अपने को साबित करना है कि वो दूध का धुला है। तो जैसे हमने कहा है कि अलग अलग दिशाओं से, थ्रू ग्रेजुअल अट्रिशन, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्टिविज्म एंड सिविल सोसाइटी, मेरे ओपिनियन में, इज कमिंग अंडर अटैक। आपने वही मुद्दा उठाया है जिसमें मैं आना चाहता था। क्या एक सिस्टमेटिक डिजाइन है इंडिया में सिविल सोसाइटी को पूरी तरह से क्रश कर देने के लिए? अब अगर आपने मुझसे ये बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा, और जो मुझे ओवरऑल देख के लगता है वो है, हाँ देखिए, मैं को ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं वकील हूं, और मैंने प्लस इतना मैंने पढ़ा है कि मैं दोनों पक्षों से अपना दृष्टिकोण पेश कर सकता हूं। आई हैव टेकन अ होलिस्टिक बैलेंस व्यू, और मैंने इतना देखा है कि 2014 से, अगेन मैं कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं ले रहा, लेकिन और उसके पहले से ही देखिए, 2014 के पहले भी बिल्डर बहुत वेल एंट्रेंच हो गए थे, और 2014 के बाद तो उनकी और भी ज्यादा हो गए, क्योंकि 2014 के बाद तो बिल्डर्स को एफएसआई में नहला दिया गया है, ग्रीन स्पेस देने की ऑब्लिगेशंस लगभग नेग्लिजिबल कर दी गई है, डबल काउंटिंग की उसी ग्रीन स्पेस को आप पार्क दिखाइए, गार्डन दिखाइए, उसी को आप सड़क दिखाइए, मतलब टोटल मजाक बना दिया है, और बिल्डिंग्स को टोटल वर्टिकल स्लम्स दिखा दिया गया है। अब इसके तहत अब ऐसे सेटअप से कौन प्रॉफिट करेगा? देखिए, हमारे देश में करप्शन बहुत गहरा है, एंड करप्शन इज कैंसर फॉर एनी डेमोक्रेसी, क्योंकि करप्शन होता है सरकारी तिजोरी पे डाका डालना, और जो अपने आप को एनरिच करना चाहता है पब्लिक तिजोरी से, वो चाहेगा ही कि किसी तरह ये स्क्रूटनी, रेगुलेटरी और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, उसको किसी भी तरह से वाटर डाउन किया जाए। और अगर सरकार ही कुछ लोगों को अपना क्रोनी बना ले तो? बिल्कुल, मैं तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप इंडिया के सारे क्रोनीज को राउंड अप करेंगे, अधिकतर उसमें आप लैंड माफिया, लैंड शार्क्स, कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स ही पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हर एक को घर चाहिए, छोटे वाले को बड़ा, हिंदुस्तान में लोग प्रॉपर्टी के पीछे पागल है, और इसीलिए आपके पास लिटरली एक कैप्टिव मार्केट है, जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा ना भी है, वो डेट, बॉन्डेज और स्लेवरी करने को तैयार है आपके जेब भरने के लिए। तब करप्शन के लिए पूरा इंसेंटिव खुल जाता है, और जहां हर रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी में करप्शन के अगेंस्ट बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं, लेकिन इंडिया में करप्शन को इतने बुरी तरह से वाटर डाउन किया गया है, नोइंगली और अननोइंगली, कि अब मुझे लगता है कि ग्रेजुअली हम एक पॉइंट अप्रोच कर रहे हैं जहां सिस्टम इज बियॉन्ड रिपेयर। और इसका यह भी एक कारण है, क्योंकि 2014 के बाद रवि जी करप्शन का स्टाइल बदल गया है। 2014 के पहले क्या होता था?
जो भ्रष्ट नेता, पॉलिटिशियन, दलाल सब पब्लिक की तिजोरी से पे डाका डालते थे। आर्टिफिशियल रेट्स पे माइंस एलोकेट कर दी, ऑयल रिजर्व्स एलोकेट कर दिया, उल्टे सीधे तरीके से स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कर दिया, या डायरेक्ट मनरेगा के फंड्स चोरी कर लिए। ये सब चोरियां रवि जी सीधे सीएजी पकड़ लेता था, रिपोर्ट बनती थी और फिर तुरंत कोर्ट्स वुड टेक स्क्रूटिनी। और समय मैं मानता हूं कि बड़े इलस्ट्रियस लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स थे जिन्होंने ऐसे कॉजेस टेकअप किए, एंड माई सल्यूट टू देम फॉर द करेज दे हैड। लेकिन 2014 के बाद जो करप्ट वेस्टेड इंटरेस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने एक नया तौर तरीका अपनाया। क्या कि जो जो कनिंग स्मार्ट मॉडर्न डे करप्ट आदमी होता है वो डायरेक्ट तिजोरी से चोरी नहीं करता। ऑक्शन होगा, बिडिंग होगी, लेकिन क्या है, डिस्गाइज तरीके से भयंकर चोरी हो रही है। जैसे रियल एस्टेट से शुरू करते हैं, पहले बिल्डिंग्स की हाइट होती नहीं हो 10, 12, 15, 20 माले, आज सीधे दिल्ली एनसीआर में देखिए क्या ऊंचाई की बिल्डिंग बन रही है। 2014 के पहले मुझे याद है 20, 22, 24 माले के आगे बिल्डिंगें जाती नहीं थी, अब सीधे 50, 60, 70, 80 माले लिटरली अंधाधुन एफएसआई बिल्डर्स को दिया जा रहा है विदाउट एनी कैरिंग कैपेसिटी स्टडी, विदाउट एनी एनवायरमेंटल असेसमेंट। और ये मैं रवि जी लिटरली चोरी का एफएसआई मैं मानता हूं, क्योंकि क्रिएटिंग एफएसआई आउट ऑफ थिन एयर इज द सेम थिंग एज प्रिंटिंग करेंसी फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस। आप आम आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है, वहीं पे सरकार अगर टैक्स कलेक्शन कर नहीं पा रही, भ्रष्टाचार में डूबी है, नोट छाप के और क्रिएट कर देगी, आपकी वेल्थ, आपकी मेहनत डाइल्यूट हो गई। सेम वे आपने मेहनत करके घर खरीदा, वहीं पे बिल्डर को आउट ऑफ थिन एयर अंधाधुन एफएसआई मिलके लैंड और फ्लैट्स की ओवर सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। और इस फ्लैट्स की ओवर सप्लाई में रेट्स कम नहीं होंगे, डिमांड सप्लाई लॉ यहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि बिल्डर्स ऑलरेडी बहुत अमीर है, पैसा भरपूर है, होल्डिंग पावर बहुत है, आदमी ले नहीं पाएगा, फिर पीछे से बैंक ऑफ की लोन ले लो, लोन ले लो, और फिर 30 साल की वो डेट स्लेवरी में आ गया। तो अब ऐसे सेटअप पे रवि जी आप यही देखिए कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है रेरा एंड जुडिशरी। नाउ देखिए फ्री मार्केट प्राइसिंग है। नाउ मुझे लगता है कि रेरा अथॉरिटीज को जो जिस तरह से अंधाधुन तरीके जो बसक तरीके से फ्लैट्स एक एक हफ्ते में बुक हो जा रहे हैं, रेरा अथॉरिटीज को कम से कम बिल्डर्स के क्लेम्स को ऑडिट करना चाहिए कि क्या ये हवा तो नहीं क्रिएट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है इस फ्रंट पे। दूसरा, इतना बिल्डर्स को अंधाधुन एफएसआई दिया गया और विदाउट एनी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ग्रीन स्पेसेस रवि जी खत्म हो जा रही हैं। आज आपको ग्रीन स्पेस, नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी स्कैम देख लीजिए, इतना इतना हंड्रेड्स ऑफ एकर्स अलॉट किए गए कि लोगों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनी, ढंग की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं बनी। गोल्फ रेसिडेंस के इसके नाम पे तो मजाक बना दिया कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में जरा सी स्पेस में घास प्लांट कर दिए और एक होल और ग्रीन दे दी। तो एक तो ये तरीके से करप्शन हो रहा है। दूसरा, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भयंकर करप्शन हो रहा है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स में आप ये देखिए, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन क्या जबरदस्त ओवर प्राइसिंग रेट्स पे बन रहे हैं। 50 करोड़ पर किलोमीटर, 100 करोड़ पर किलोमीटर। मुंबई मेट्रो रवि जी, हमारा मुंबई मेट्रो लाइन 3 33 किलोमीटर्स का मेरे ख्याल से 33 to 37,000 करोड़ हुआ है, और इसका भी एस्केलेशन बड़ा जबरदस्त, 14,000 करोड़ का फटका पड़ा, क्योंकि काम 2 साल रोका गया। इसका भी मैं अलग, क्योंकि देखिए जब ये करप्शन होती है रवि जी, 2 प्रकार से होती है। नंबर 1, करप्शन बड़े जैसे डिस्गाइज तरीके से करो। कैसे? जैसे मैंने बोला, पब्लिक प्रोजेक्ट के कॉस्ट ओवर इन्फ्लेट कर देंगे। अब अगर आप एक पब्लिक प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप देखेंगे, भैया आप तो अकाउंटेंट भी फेल हो जाएगा। आप इसी मुद्दे पे कोर्ट के सामने पीआईएल डालेंगे, यू नो व्हाट द जजेस विल से, आर वी अकाउंटेंट्स, और मैटर शायद डिस्पोज या डिसमिस कर देंगे। अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे, लॉर्डशिप यहां पे अंधाधुन एफएसआर बिल्डर्स को दे रहा है, ओपन स्पेसेस है नहीं, राइट टू लाइफ अफेक्ट हो रही है, टाउन प्लानिंग गलत तरीके से हो रही है, आप जानते हैं जजेस क्या बोल सकते हैं, आर वी टाउन प्लानर्स। लाइकवाइज किसी तो आप रवि जी आप यही देखेंगे कि करप्शन ने टोटल, जैसे कोरोना वायरस की तरह करप्शन के तौर तरीकों ने म्यूटेट कर दिया है। और यहीं पे आपको बस जो स्ट्रिक्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशन है, आपको उनको पूरी तरह कमजोर करने की जरूरत नहीं है। 5-10% ये भी कमजोर हो जाते हैं। कोर्ट्स ऑल्सो डोंट डिलीवर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। लास्ट क्या बचता है रवि जी? सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी रवि जी, अब आप जानते हैं मेरे हिसाब से क्या तरीका है, एक शातिर आदमी क्या सोचेगा कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट करो जो सिविल सोसाइटी को गुमराह कर दे।
मुंबई इज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। हमारे यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट्स हुए रवि जी, मुंबई मेट्रो लाइन 3 इज वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटेड प्रोजेक्ट इन हिस्ट्री। काम पता नहीं सरकार ने रुकावट भी किया, 2-3 साल काम अटका रहा, 14,000 करोड़ का एस्केलेशन। क्यों? क्योंकि पूरी मुंबई की सिविल सोसाइटी आ गई, आरे में पेड़ कट रहे हैं, आरे में पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, मैं मान गया बड़ा एनवायरमेंट पे अत्याचार हुआ, आरे में पेड़ कटना वॉज एन इकोसाइड, लेकिन ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट ने पेड़ काटा तो आपने हल्ला मचाया। लेकिन जब एक प्राइवेट बिल्डर पेड़ काटता है, सरकारी अधिकारियों को पैसा खिला के, बीएमसी में पैसा खिला के, ट्री अथॉरिटीज में पता नहीं मैनेज करके, फाइल मैनेज करके, क्या तब सिविल सोसाइटी सामने आती है? रवि जी, कोई नहीं सामने आता। जितने भी आप एक्टिविस्ट देखेंगे मुंबई मेट्रो के खिलाफ पीआईएल डाल देंगे, पेड़ कट रहे हैं। मुंबई कोस्टल रोड के खिलाफ पीआईएल डाल देंगे कि यहां पर कोरल रीफ्स, एनवायरमेंट का पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब बिल्डर रूथलेसली शहर में 5 बेसमेंट खोद के खदान बनाता है, पूरा पोल्यूशन से नंगा नाच कर देता है, फ्लैट लोड कर करके शहर को वर्टिकल स्लम बना देता है, ट्रैफिक कंजेस्शन क्रिएट करता है और बेरहमी से हजारों पेड़ काटता है, और जो ट्री प्लांटेशन भी करता है मियावाकी फॉरेस्ट के नाम पे ढोंग मचा के दिखाता है, तब ये सारी सिविल सोसाइटी चुप रहती है। तो रवि जी, आप देखिए पूरा एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करो, डिस्करेज द कोर्ट्स फ्रॉम issuing, not discourage, dissuade the courts through eloquent arguments from passing strong scathing orders, show them, by showing them, like sort of putting some arguments before them. तीसरा, सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस को टोटली करप्ट कर देना, शेमलेसली करप्ट। और लास्टली, सिविल सोसाइटी को गुमराह करके गलत दिशा में भेड़ बकरी की तरह ढकेल देना। इससे रवि जी टोटल रेड हॉट करप्शन का अत्याचार हो रहा है इस देश में, खासकर इन द रेल्म ऑफ रियल एस्टेट एंड टाउन प्लानिंग, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को एक क्लीन, ग्रीन, एस्पिरेशनल प्लेस ऑफ लिविंग देना। क्या सिविल सोसाइटी वाकई इतनी मासूम है, या अब जो सिविल सोसाइटी के नाम पर लोग बचे हैं वो बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो पेड प्रोपेगेंडा के लिए आगे आते हैं? बिल्कुल रवि जी, यू आर स्पॉट ऑन पॉइंट। मेरा जो अनुभव है वो यही है कि आज इतने प्रोजेक्ट्स में, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप जानते हैं लोग बड़े मिस्चीवियस होते हैं, लेकिन कितने पब्लिक प्रोजेक्ट्स रवि जी मैं जानता हूं, महंगे महंगे हजारों करोड़ में अवार्ड हुए, और जो ठेकेदार था वो खुद एक आध अननोन संगठन को खड़ा करके पीआईएल करवा देता है, प्रोजेक्ट में स्टे आ जाता है, एस्केलेशन का मीटर गिनने लगता है, सरकारी अधिकारी भी खुश हो जाते हैं, मैकेनिकल फॉर्मूला एस्केलेशन का लगा के, और बाद में जब स्टे लिफ्ट होता है तब तक हजारों करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट ओवर बजट होके, और बेस्ट ऑफ ऑल, पूरा एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लेप्टोक्रेट्स, भ्रष्ट लोग कमा लेते हैं, और जब प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है एकदम अपने आप को पब्लिक के एकदम मसीहा दिखाते हैं, देखो हमने पब्लिक के लिए क्या बढ़िया हाईवे बनाए हैं, क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, दिस इज अ विन विन फॉर ऑल। अल्टीमेटली चूना लगता है पब्लिक का और पब्लिक एक्सचेकर का। एंड हाउ रवि जी, दिस इज द फॉर्म। देखिए आज आपके रोड्स बन रहे हैं, देखिए दो चीज भर भर के बन रहे, एक्सप्रेस हाईवेज, मेट्रो रेल्स, आरआरटीएस, रैपिड रेल, ये सब भर के बन रहे। क्या नहीं बन रहे? पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, सोशियो कल्चरल स्पेसेस, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फैसिलिटीज, स्ट्रॉन्ग पब्लिक हॉस्पिटल्स, स्ट्रॉन्ग एक्सलेंट स्कूलिंग, जहां पे आप सीधे बोले नहीं प्राइवेट स्कूल में मुझे अपने बच्चे को सरकार, आप बच्चे को आईआईटी भेजना चाहेंगे लेकिन आप बच्चे को एक सरकारी स्कूल में नाम नहीं लिखवाना चाहेंगे। सो आप समझ रहे हैं कि, और प्लस बहुत फाइनेंशियल, जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे लंबे लंबे फाइनेंसिंग पे बन रहे हैं, या फिर द मनी विच इज गेटिंग टोटली लीक्ड आउट थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स इज मनी विच कुड हैव बीन यूज्ड एल्सवेयर, विच इज, आप देखिए इंडिया में इतनी स्टीप इनकम इनइक्वालिटी आ गई है, और आज तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में ना इलाज कराने का सोचता नहीं है जो अफ्लुएंट आदमी है, और कोई सरकारी स्कूल में भेजने का, बिकॉज ये सारा इनका जो पैसा था जो जा सकता था बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जा चुके, जहां से एम्बेजल हो जाता है, और बड़े प्रोजेक्ट्स में लोग उद्घाटन करके फ्रंट पेज न्यूज बन जाती है। इंडिया का जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से क्रोनी कैपिटलिज्म में बदला है, क्या इसी से सिविल सोसाइटी का खात्मा हुआ है?
बिल्कुल, देखिए सिविल सोसाइटी का खात्मा दो तरीके से। नंबर वन, एक तो देखिए कई तरीके से। अगर आप देखेंगे बिफोर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया वाज वेरी स्ट्रांग। इंटरनेट के आने से पहले रवि जी, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, संपादकों की क्या इज्जत होती थी, एंड उनकी क्या मतलब स्टैंडिंग थी कि ये कॉलम लिखते थे, सिविल सोसाइटी आक्रोश होती थी। मुझे आज भी याद है जब 2003-4 में जब सत्येंद्र दुबे का की मर्डर हुआ था बिहार में, रवि जी ने एक्सप्रेस से पूरा कैंपेन चलाया, सिविल सोसाइटी इतने चिट्ठी लगे, एंग्री पीपल, एंग्री रीडर्स कॉलिंग फॉर रवि जी। कितनी कितनी एक्टिव सिविल सोसाइटी थी। जब आदर्श घोटाला एक्सपोज हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कितनी एक्टिव सिविल सोसाइटी थी। लेकिन रवि जी अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी को नहीं लगा कि उन्हीं को खत्म करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी पूरी रची जा रही है। आज आप देखिए, व्हेन इंटरनेट केम, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि पब्लिक अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट बढ़ेगी, बट रॉन्ग। सारी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज को क्या लगी, लोगों को छिछला ट्रिवियल कंटेंट में एंगेज कर दो, कि ये लोगों से एक्टिविज्म का स्पार्क ही हटा दो। बॉलीवुड क्या कर रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, मसाला, गॉसिप, एडिक्शन, स्क्रोलिंग का एडिक्शन। रवि जी तो नौजवानों के आदि, जो यंग जनरेशन, जो सिविल सोसाइटी में यंग फ्रेश ब्लड आ सकता था, उसको तो आपने आपने इंटेलेक्चुअली अंडरमाइन कर दिया। बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से पेट भरता नहीं है, उनको नौकरी करनी है। वही जनरेशन, मेरी और मुझसे यंग जनरेशन, प्राइवेट सेक्टर 12-12, 14-14 घंटे काम करके मतलब पस्त हो जाती है। आज के लोग रवि जी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो ऑनलाइन वेबसाइट ऐप बेस्ड न्यूज पढ़ते हैं। और ऐप बेस्ड न्यूज क्या होता है, वहां पे एडिटर का, ऐप बेस्ड न्यूज टोटली कुकी कंटेंट होता है, और कितना कैची क्लिक बेट हेडलाइंस के थ्रू पेड न्यूज इंसर्ट कर दी जाती है, विच अदरवाइज वुड नॉट हैव मेड इट्स वे इनटू द प्रिंट पेपर, क्योंकि वहां पे एक रिस्पेक्टेबल एडिटर, संपादक का फिर भी कंट्रोल होता है। आज मैं कहता हूं, अगर एक आदमी एक रिस्पेक्टेबल प्रिंट या पीडीएफ ऑफ ई पेपर पढ़ रहा है, 100 से 1000 लोग हैं जो एडिक्टिव, कुकी बेस्ड, ट्रैकिंग ऐप बेस्ड ऑनलाइन न्यूज पढ़ रहे हैं, या तो इन शॉर्ट्स, या फिर जिसको टोटल उनका, तो ऐसे लोग क्या होता है कि खास मुद्दों पे उनके टेंशन आती नहीं है, एक लाइक या डिसलाइक या कुछ आक्रोश में ट्वीट कर देंगे, बात खत्म। पहले तो रवि जी कहते हैं कि रिस्पेक्टेबल लेटर राइटर्स के एसोसिएशन होते थे जो खत लिखते थे, फिर मीट के डिस्कस करते थे, कुछ नहीं। और तीसरा क्या हुआ, कोर्ट से इतने हॉस्टाइल हो गए, उनको लगा पीआईएल फ्रिवलेस है, तो ऑब्सीन, इनसेन कॉस्ट इंपोज करते थे, जिससे लोकल लिटिल लोग दिवालिया हो जाते थे। तो ये सब फैक्टर्स कंबाइन करके, और लाइफ को इतनी फास्ट पेस सिस्टम ने बना दी है कि सिविल सोसाइटी, देयर इज नो इंसेंटिव लेफ्ट टुडे टू टेक अप पब्लिक एक्टिविज्म, जब तक कोई आपके एक्टिविज्म को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। और रवि जी, और किस प्रकार की एक्टिविज्म स्पॉन्सर होती है, मैं तो बता दूं, जब भी कोई पब्लिक प्रोजेक्ट होता है, उसके खिलाफ लगता है एकदम, आज को लगता है एकदम स्पॉन्सर्ड एक्टिविज्म चल रही है, मीडिया में बड़े बड़े खबरें चलेंगे, ये पेड़ कट रहे हैं, वो पेड़ कट रहे हैं, दिस दैट, एकदम इट लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड मीडिया कैंपेन, डजंट इवन लुक लाइक अ जेन्युइन प्रोटेस्ट मूवमेंट जो आपको 1960s या 70s के जेपी आंदोलन में मिलता था। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लिया। यस। क्या ये सच नहीं है कि इंडिया की सिविल सोसाइटी को डेथ बेड पे लाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन लास्ट मील का पत्थर था? क्योंकि बहुतों को बाद में समझ में आया कि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी घुसे हुए थे, वो एक पेड फंडिंग भी उसकी हो रही थी, पेड एक्टिविज्म भी उसमें हो रहा था। रवि जी, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में को बहुत हेवी मीडिया सपोर्ट मिला, और इस प्रकार का मीडिया सपोर्ट मिला जिसने कि एग्जिस्टिंग यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ टोटल एक पब्लिक में हॉस्टाइल सेंटिमेंट पैदा कर दिया। और मुझे लगता, और जहां तक मुझे समय का पेपर लगता था, मुझे लगता था कि ठीक है, अगर आप जर्नलिस्ट का देखेंगे, जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी रिपोर्टर्स, देयर जॉब इज टू रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप देखते हैं, कभी मीडिया पहले कैंपेन यूजुअली कम चलाता था, रिस्ट्रिक्टेड, किसी का मर्डर हो जाए तो एक जेन्युइन कैंपेन चलता था। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऐसा लगा कि एकदम बहुत हैवी, हैवी मीडिया कवरेज। और हाँ, उस समय वो एक था, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट का भी कवरेज था, मुझे लगता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। एट द सेम टाइम पब्लिक का भी जेन्युइन आक्रोश था। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से देखिए, सत्यानाश तो कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस पावर से हट गई, एंड इट हैज नॉट कम बैक टू पावर सिंस देन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, बिकॉज किस साल में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, 2011 या 12 में आया था, 11 में आया था, 2014 में चुनाव होता है, बीजेपी के गवर्नमेंट सरकार में आती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और दिल्ली में केजरीवाल पार्टी बना के पावर में आ जाता है। बट
Do we see a strong anti-corruption movement coming to existence? Absolutely not. आज भी अगर आप देखेंगे पब्लिक फोरम में लोकपाल की इफेक्टिवनेस पे सवाल उठते हैं, बिकॉज आप जानते हैं रवि जी, फॉरेन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में दे आर डेमोक्रेसीज, इसलिए उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि इजराइल में जैसे पुलिस का इंस्पेक्टर या ऑफिसर पीएम की इंट्रोगेशन कर देता है या पीएम को ऑफिस में जाके उसको क्वेश्चन करता है, इतनी उनमें पावर होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड। लेकिन इंडिया में कोई सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा। दूसरा, 2014 में बीजेपी की सरकार पावर में आती है आपके सेंटर में, और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार पावर में आती है। आप जानते हो सबसे पहला कानून देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने क्या पास किया? आप जानते हैं? महाराष्ट्र अमेंडमेंट टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 197 और सेक्शन 156(3) के अमेंडमेंट्स। अब रवि जी, ये हम वकील है इसलिए हमें मालूम है क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक प्रोविजन था कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटीज अनलेस अनटिल गवर्नमेंट ही एक प्रायर सैंक्शन देती है। मतलब कि पब्लिक सर्वेंट की इसमें एक ये कानून का क्या था कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल होनी होती थी तो सरकार के पास वो चार्जशीट पेश होती और फिर सरकार उस चार्जशीट पढ़ के अनुमति देती कि हां ठीक है, ये चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर दो, हम सैंक्शन दे रहे हैं ना। ये प्रोटेक्शन 197 सीआरपीसी में क्यों दिया गया था? क्योंकि बहुत से पब्लिक सर्वेंट, भाई मान लीजिए कोई पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्रॉस फायर में किसी मासूम आदमी को इंजर हो गया, देहांत हो गया, तो फिर अक्सर पुलिस कर्मियों पे एफआईआर हो जाती थी। तो उस समय लॉ के पार्लियामेंट को लगा कि, लॉ के फ्रेमर्स को लगा कि भाई जेन्युइन पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मान लीजिए पब्लिक ऑफिशियल्स, बीएमसी के अधिकारी स्लम्स की डेमोलिशन कर रहे हैं, डेमोलिशन के दौरान कोई जख्मी हो गया है, किसी का कुछ, तो फिर क्या है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं कि मेरा ये टूट गया, वो टूट गया, मैं जख्मी हो गया। तो फिर क्योंकि पुलिस का एनकाउंटर करना या पुलिस किसी को चेस कर रही है या कोई म्युनिसिपल ऑफिसर किसी के इलीगल कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन कर रहा है, ये सब पब्लिक ड्यूटीज के अंडर में आता है। इसीलिए रवि जी 197 सीआरपीसी की प्रोटेक्शन थी ताकि पब्लिक सर्वेंट्स थोड़े आराम से, थोड़े रीअश्योरेंस के साथ अपनी ड्यूटीज कर सकते थे। लेकिन जैसे आप जानते हैं, अगर एक पब्लिक सर्वेंट ईमानदारी से ड्यूटी करता है, 100 से 1000 पब्लिक सर्वेंट्स बेईमानी और करप्शन करते हैं, वो भी 197 सीआरपीसी का सहारा लेते थे। इसीलिए रवि जी जो पब्लिक एक्टिविस्ट होते थे वो क्या करते थे? वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते थे, आरटीआई से इंफॉर्मेशन मिलता था, उसमें पूरी पब्लिक और पब्लिक ऑफ ऑफिशियल की हेराफेरी दिखती थी और वो पुलिस में कंप्लेंट डालते थे। पुलिस तो आप जानते थे कुछ करती नहीं थी, डीसीपी साहब, सीपी साहब के पास गए, वो भी कुछ नहीं करते थे। तो तुरंत वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) का एप्लीकेशन फाइल करते थे कि मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस ने हमें न्याय नहीं दिया, आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करिए और इसमें अगर आपको एक ऑफेंस दिखता है आप फॉरेन एफआईआर के ऑर्डर दीजिए। और बहुत से रवि जी घोटाले और स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन इसलिए शुरू हुई जैसे बिकॉज मजिस्ट्रेट्स ने 156(3) के पावर्स यूज करते हुए पुलिस एफआईआर ऑर्डर किया जहां पे कितने पुलिस वाले चुप रह जाते थे और सरकार तो एकदम निकम्मी और चुप। तो पब्लिक सर्वेंट्स इससे बहुत डरने लगे क्योंकि यहां पे सरकार, मैजिस्ट्रेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में यह डिसाइड किया था कि जब मैजिस्ट्रेट 156(3) का ऑर्डर पास करता है वो प्री कॉग्निजेंट स्टेज माना जाएगा, उसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार मालूम है क्या करती है? वो पावर में आके सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के पावर्स में ही पाबंदी डाल देती है कि नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन अंडर 156(3) अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को अगर आप सैंक्शन दीजिए, अप्लाई करिए, 90 दिन में सैंक्शन पब्लिश नहीं है तो इट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड। तो रवि जी, ये दिस वाज द फर्स्ट नेल, जो लोग पावर में आए, दिस वाज द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। और इसका आगे का मैं आपको बताऊंगा। ये आपने कही महाराष्ट्र की बात, नेशनल लेवल पे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 17A जो डाला गया है, हाँ, वो किस लिए? करप्ट ऑफिशियल्स को बचाने के लिए ही तो है वो। अब मुझे तो यही लगता है, बिकॉज आप यही देखिए कि जब आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, आप
एक प्रकार का, देखिए आप एक हर्डल क्रिएट करते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स, उनको बस देखिए पब्लिक ऑफिशियल्स को बस एक टेक्निकलिटी चाहिए बचने के लिए। दे आर वेरी डेवियस, दे आर वेरी क्रिमिनल, दे आर वेरी करप्ट। एक बस उनको छूट चाहिए और रवि जी वो पूरा एकदम सत्यानाश कर देते हैं। आपने 17A की बात की, मैं आपको एक और सेक्शन की बात करता हूं जो सबसे डेंजरस सेक्शन था ब्यूरोक्रेट्स के लिए। सेक्शन 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेक्शन 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या कहता था कि इट वॉज क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। What is criminal misconduct by a public servant? कि if a public servant through corrupt and illegal means confers pecuniary advantage on private person, it's criminal misconduct. इसका मतलब क्या है? अगर एक सरकारी अधिकारी गैर कानूनी, भ्रष्ट और अवैध तरीके से एक प्राइवेट पार्टी को फायदा पहुंचाता है, वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट माना जाएगा। गलत तरीके से FSI देना, बिल्डर को ओपन स्पेसेस में गलत तरीके से कंडोनेशन दे देना। अब इससे क्या होता था रवि जी कि मैंने आपसे क्या बोला, पहले एक्टिविस्ट RTI करते थे, स्कैम की फाइल बाहर आती थी, उसी से स्कैम पता चलता था। सेक्शन 13(1)(d रवि जी, वो कितने कितने घोटाले सेक्शन 13(1)(d पे रजिस्टर हुए? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम। रवि जी ब्यूरोक्रेट्स तो सेक्शन 13(1)(d से कांपते थे। अचानक रवि जी, जैसे मैंने कहा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद पूरी नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आ गई। देवेंद्र फडणवीस ने मजिस्ट्रेट के पावर्स पे पाबंदी लगा दी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया रवि जी? मुझे याद है, मैं 2017 या 18 में ताज होटल बॉम्बे में एक सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में आया था। वहां पे अरुण जेटली जी आए हुए थे और उसका न्यूज रिपोर्ट भी मैंने आपको भेजा है। अरुण जेटली जी अपने स्पीच में बोलते हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सर्वेंट्स who want to do their duty in an honest and transparent manner. उनको सेक्शन 13(1)(d से बहुत डर लगता है। Therefore we need to review सेक्शन 13(1)(d। क्या हुआ रवि जी? अल्टीमेटली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट आया और सेक्शन 13(1)(d को डिलीट कर दिया गया। यह रवि जी मुझे लगता है यह सबसे बड़ा हानिकारक लेजिस्लेशन था इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि सेक्शन 13(1)(d तो घोटाले को डिफाइन करता था और आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से घोटाले के मीनिंग को ही आपने रेस कर दिया। इतना जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाज द पीक ऑफ इंडियन सिविल सोसाइटी अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद सिस्टमैटिकली हमारे देश का एंटी करप्शन मैकेनिज्म डिस्मेंटल किया गया। हां, किस प्रकार की करप्शन को क्रिमिनलाइज किया गया जी? किसी ब्राइब गिविंग। जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, जो सबसे डेंजरस प्रोविजन था उसको तो आपने डिलीट कर दिया, क्योंकि जब ये प्रोविजन डिलीट हुआ रवि जी, ब्यूरोक्रेट्स के एसोसिएशंस मंत्रियों को गुलदस्ता दे रहे हैं। इसलिए कि आपने नए क्रिमिनल लॉज लाए और जो वुड भी अपराधी हैं वो पुलिस वो मतलब सरकार को गुलदस्ते दे रहे हैं। जिन लोगों को कानून से कांपना चाहिए वो गुलदस्ते दे रहे हैं सरकार की। दे आर वेलकमिंग द लॉ। इट शोज कि जो देश इतना भयंकर तरीके से करप्शन से सफर करता है, आपने कितना और एम्बोल्डन कर दिया। दूसरा, सेक्शन 13(1)(d अगर आप देखें तो सोशल और पब्लिक एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी का सबसे पावरफुल वेपन सेक्शन 13(1)(d था। क्यों? क्योंकि जो हजारों लाखों करोड़ के स्कैम होते हैं, उनके जो घूस है वो दफ्तरों में नहीं दी जाती, वो अटैचियों में नहीं दी जाती, वो टेबल के नीचे नहीं दी जाती। सम फॉर्म ऑफ शेयर परचेज और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हैपेंस इन द टैक्स हेवंस फार अवे, हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। एक पब्लिक एक्टिविस्ट ये नहीं कर पाएगा। यू नीड द फुल स्टेट मशीनरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो तो नहीं करेंगी। तो 13(1)(d का डेलिबरेट रिमूवल हटाया गया। और अभी जब ये देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज चू तक नहीं की, जो मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज ने, मुझे नहीं लगता इस सेक्शन 13(1)(d के डिलीशन के अगेंस्ट कैंपेन चलाया। वो सीए में कैंपेन चला देंगे, वो ये जो वो सर्वे हो रहा है उस पर जरूर कैंपेन चलाएंगे, लेकिन जो जब एक डेंजरस एंटी करप्शन प्रोविजन, एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन प्रोविजन डिलीट हो रहा है, उस पर लोग हवा नहीं चलाएंगे। बस मैंने जो एक पार्लियामेंट के, मैं ख्याल से लोकसभा में एक पर्टिकुलर मैंने मिनट्स एक्सेस किए, एक केरला का एक एमपी था और बस यही दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाए थे कि वी सपोर्ट द अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन हम सीरियस ग्रीवेंस उठाते हैं अगेंस्ट सेक्शन 13(1)(d का रिमूवल। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हुआ। तो यहां पे आपने मजिस्ट्रेट के पावर देखिए। तो जब सिस्टम पूरा बिक चुका होता है, सिविल सोसाइटी के पास क्या था? RTI पेपर निकालने के लिए, उसमें आप अड़ंगा लगा रहे हैं। उसके बाद पुलिस आपके कंप्लेन पे कुछ करती नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो तो मुझे लगता है करप्शन ब्यूरो हो चुका है। आप मजिस्ट्रेट के पास 156(3) का मुकदमा डालते,
वो उसके भी पावर्स कंस्ट्रिक्ट कर दिए। तीसरा, जो आप ऑफेंस एलिज करते कंप्लेन में सेक्शन 13(1) दी, उसको भी आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो फिर सिविल सोसाइटी के लिए बचा क्या? आप चलिए, आप सिविल ग्राउंड से पीआई डालेंगे, आप पे अदालत 10 सवाल पूछेंगी कि आप कैसे, क्या रिश्ता, आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो फिर रवि जी सिविल सोसाइटी करे क्या? एंड नाउ तो इफ यू सी, और मैं आपको बताता हूं 1980 से लेकर 2014 तक, whether 156(3) is pre-cognizance or cognizance, सुप्रीम कोर्ट ने इतने जजमेंट्स दिए रवि जी। फाइनली 2014 में इन द केस ऑफ एल नारायण स्वामी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ने ऑर्डर पास किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक बार ब्यूरोक्रेट रिटायर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, फिर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बहुत जजमेंट इंटरप्रेट किया, एनालाइज किए। क्या हुआ 2014 में जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंड हो गया, जिससे कि इवन ट्रांसफर्ड एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी सैंक्शन की प्रोटेक्शन मिल गई। और भैया, और अगर आप देखें कि जिस डिपार्टमेंट में पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, जिस बंदे को पैकेट पहुंचता है घूस का, क्या वो आपको लगता है वो अपने जूनियर्स के करतूतों पे सैंक्शन देगा फॉर प्रोसिक्यूशन? जिस ट्रायल के तहत उसका नाम भी नहीं देगा। तो इंडिया में दो चीजें हुई। करप्शन की, जो सीरियस करप्शन की लेजिस्लेशन डिसमेंटल कर दी गई, पेटी करप्शन को क्रिमिनलाइज कर दिया और उस पर उनको ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए। और तीसरा, सिविल सोसाइटी को या तो डिस्करेज कर दिया गया या फिर दूसरे चीजों में अटेंशन डाइवर्ट कर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिविल सोसाइटी ने वो उनका नजरिया बहुत तंग रहा था? 2011 में उन्होंने जो स्पॉन्सर्ड मूवमेंट में उतरने की गलती की थी, एक फंडेड आंदोलन किया था, उसी वजह से सिविल सोसाइटी खत्म हो गया, उसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कमजोर पड़ा, उसी वजह से इंडिया के कंज्यूमर राइट्स मूवमेंट इतने कमजोर हो गए। 2011 को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि 2011 को मैं टर्निंग पॉइंट ये मानता हूं, बिकॉज उसके बाद से कभी, देखिए, उसमें भी सिविल सोसाइटी अचानक गायब नहीं हुई। कम से कम उसके बाद 2011 के बाद 5 से 10 साल लगे सिविल सोसाइटी को इरोड होने में। ये बहुत सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया गया। नहीं, सिविल सोसाइटी का खुद पॉलिटिक्स में उतरना, एक नई पॉलिटिकल पार्टी कोई फ्लोट करके लाता है, उसके साथ चले जाना, क्या ये एक हिस्टोरिक गलती नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल रवि जी, आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब भी कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता है, फ्रीडम फाइटर्स पहले अपने आपको जनता का मसीहा दिखाते हैं, लेकिन पावर में बैठने के बाद उनके सब की पूरी नीयत बदल जाती है। मुझे लगता है यही जो उस समय जो एक्टिविस्ट लीड कर रहे थे, आप यही देखिए कि पावर में आने के बाद, मतलब वो भी फिर टिपिकल गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह या नेता की तरह बिहेव किया, चीप पॉलिटिक्स प्ले की, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स। सबसे पहले जो एक्टिविस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन में नाम कमाए थे, वो पावर में बैठने के बाद करप्शन का ज्यादा नाम नहीं लेते, सीधे फ्रीबीज की, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो, बस। तो देखिए, इसी तरह से अटेंशन डाइवर्ट कर दी गई। और उसके बाद आप, अगर आप देखेंगे कि एंटी करप्शन में लोग फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार को आगे मानते थे कि न खाऊंगा। उस समय अरविंद केजरीवाल, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी जो सरकार, बहुत जल्दी वो उनकी पॉपुलैरिटी लूज करना शुरू, उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड होना शुरू हो गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी फिर भी मेंटेन्ड थी। अगर आप देखेंगे 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन आई। क्या बोला कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है अगेंस्ट ब्लैक मनी। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये कारपेट बॉम्बिंग थी अगेंस्ट ब्लैक मनी, जिसमें अधिकतर 99% बम कोलैटरल डैमेज में मासूम जनता पे पड़े। कितने लोग कतारों में मरे गर्मी में, whatever, so many people died waiting in the queue। गरीमत है कि सर्दियों में है, नहीं तो गर्मियों में होता तो पता नहीं और कितने लोग की जाने जाती हीट वेव में, नोट्स। और दूसरा, जहां पे आपने डीमोनेटाइजेशन किया, इतना बड़ा फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी इंडियंस पे आपने थोपी। मुझे आज भी याद है, बेचारे, मैं 8 नवंबर को सब्जी मंडी में घूम रहा था, बेचारा सब्जी मंडी का विक्रेता हताश था, मैं उसकी आंखों में लाचारी देख सकता था। और उसके 2 साल के अंदर आप करप्शन एक्ट को वाटर डाउन कर देते हैं। आप एक तरफ से आप घोटाले की डेफिनेशन उड़ा देते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, और दूसरा, आप ट्रांसफर्ड रिटायर्ड सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे डबल प्रोटेक्शन, सेक्शन 19 में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डाल देते हैं, ट्रांसफर्ड एज वेल एज रिटायर्ड, और दूसरा 17A भी डाल देते हैं, और 13(1) को डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं। मतलब एक तीर 3 शिकार।
लेकिन क्या डिमोनेटाइजेशन से वाकई करप्शन दूर हुआ था? बिल्कुल नहीं रवि जी, बड़ा है, और मैंने कहा बहुत कनिंगली बढ़ाया गया है। दे आर वेरी साइलेंट एंड सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स एट प्ले, जो चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो बची कुची है उसकी निगरानी गलत जगह में जाए। और रवि जी, एक बार सिविल सोसाइटी की एनर्जी से गलत दिशा में एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर वो दोबारा दे कैन नॉट मस्टर द टाइम एंड एनर्जी टू परस्यू द राइट कॉज। मेरा मानना है रवि जी, आज मैं देखता हूं करप्शन बेरहमी से बढ़ा है और इस दिशा में चल रहा है जहां पे कोर्ट्स भी अब जाना नहीं चाहते। और मुझे नहीं लगता कि सीएजी का कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज डूइंग हिज ड्यू व्हाट ही शुड बी डूइंग अंडर द लॉ। सिविल सोसाइटी की तरह सीएजी ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खुद गंवाई जब उन्होंने भी एक स्पॉन्सर्ड नोशनल लॉस की थ्योरी दे दी। देखिए रवि जी, अब उसमें जैसे जब 2G का घोटाला हुआ था, उस समय सीएजी ने कहा था कि 1,70,000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन 3 साल के बाद ट्रायल के बाद ऑनरेबल जज, द लर्नेड जज कम्स टू अ फाइंडिंग कि क्राइम ही नहीं हुआ है, स्कैम ही नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, जो मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो ये कि जिस तरह से स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया था, दाल में रवि जी कुछ तो काला था, कि मुझे आज भी याद है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एलोकेट करना, लास्ट डेट पे मंत्रालय में मारामारी लगना कतारों की कि किसका एप्लीकेशन की पुलिस बुलानी पड़ी, माहौल संभालने के लिए सीरियस एसेट्स को। हाँ, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में 2G एलोकेशन में इरेगुलरिटी या हाँ, करप्शन एक मुद्दा था, Yes. लेकिन सरकार का 1,76,000 करोड़ का घोटाला, एक नोशनल लॉस, ये थ्योरी कितनी सही थी? ये थ्योरी कितनी सही या क्या कितनी नहीं थी मुझे नहीं मालूम। आई मीन इस पे शायद आई रिजर्व माई व्यूज ऑन दिस, लेकिन उसका असर जरूर देखा कि 1,76,000 करोड़ पे रवि जी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो गई, देयर पॉलिटिकल कैपिटल गॉट डिस्ट्रॉयड और उनका इलेक्शंस में टोटल वाइप आउट हो गया, क्योंकि 1,70,000 करोड़ का 2G घोटाला और 10 लाख कुछ करोड़ का कोलगेट घोटाला और फिर 10-11,000 करोड़ का CWG घोटाला और आदर्श घोटाला, जो एकदम पूरा सेंसेशन न्यूज, क्योंकि मीडिया ने उसको दिन रात चलाया। इनफैक्ट मैं भी कहूंगा आदर्श घोटाला रवि जी मेरे फादर ने एक्सपोज किया था, मेरे फादर मदर मिस्टर YP सिंह और मिस आभा सिंह ने, उनकी मेहनत थी। बट आज मगर जब मीडिया ने कवर किया तो उनका नाम ज्यादा इनिशियल डेज के बाद ज्यादा नाम नहीं लिया गया। कितने मीडिया एजेंसीज ने अपने खुद का एक्सपोज करके उसको मार्केट किया। नहीं, मैं उस पर आना चाहता था। जिस समय आदर्श घोटाला एक्सपोज हुआ था, आपके फादर शायद उस समय मुंबई पुलिस में ही थे। नहीं, my father had taken VRS from the police service in 2005. He had resigned because मेरे फादर एक क्रूसेडर थे जिनको बेरहमी से विक्टिमाइज किया गया था सर्विस में। फिर उन्होंने एक रिजॉल्व किया कि जो मैं पुलिस में रह के नहीं कर पाया, मैं शायद अपने पब्लिक एक्टिविज्म के थ्रू एज अ लॉयर काला कोट धारण करके मैं शायद करूं, काला कोट और पट्टा धारण करके मैं करूं। और आदर्श यही नतीजा था कि उनके सामने, बिकॉज जब आपके सामने इतना बड़ा घोटाला सामने आता है फिर आपसे चुप रहा नहीं जाता। बिकॉज एडमंड बर्ग की एक सेइंग है, द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द राइज ऑफ इवल इज फॉर गुड पीपल टू डू नथिंग। तो आपके फादर ने वो जो आदर्श घोटाला एक्सपोज किया था, वो कैसे हुआ था? वो आदर्श घोटाला रवि जी वॉज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड स्कैम जो एक नॉर्मल आदमी के एक्सपोज करने की बस नहीं थी। किस तरह से रवि जी लैंड मेंट फॉर कारगिल विडोज, जो इट वाज मिसएलोकेटेड, उसके बाद उस पे किस तरह से FSI लोड किया गया, BST बस डेपो से FSI लोड किया गया एक लैंड पे ताकि और फ्लैटें बन सके। उसके बाद CRZ रूल्स का वायलेशन हुआ। आदर्श स्कैम वाज अ फुल कॉकटेल ऑफ वायलेशंस जिसमें बड़े बड़े हस्तियां फंसे, और आदर्श स्कैम पहला घोटाला था जिसने कांग्रेस सरकार की क्रेडिबिलिटी इरोड करना शुरू हुई, क्योंकि आदर्श के बाद सक्सेशन में इतने सारे स्कैम्स हैं और जिससे कि कांग्रेस का 2014 में पूरी तरह से वाइप आउट हो गया इलेक्शन में। ये तो हुई। और उसके बाद ऐसी सरकारें आई जिन्होंने 5 साल के अंदर एंटी करप्शन लेजिस्लेशन को टोटली टूथलेस और समझ लीजिए डिसमेंटल कर दिया। और आज इंडिया में यह कहा जा सकता है कि करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। यस, हाँ, इतना है, आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको घूस नहीं देनी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आप अडिग रहे नहीं लेने, लेकिन आज भी रवि जी दलाल हर जगह घूमते हैं, हर जगह। बट ऑफकोर्स आज के जमाने में इतना है कि एटलीस्ट मेरा पासपोर्ट बिना घूस दिए बन गया था, भले ही एक दिन वेट करना पड़ा था लाइन में, लेकिन हो गया था मेरा। और आज भी मैं लोगों से कहता हूं कि कम से कम अपने लेवल घूस मत दीजिए, क्योंकि घूस देना अपराध होता है। 100 जन नहीं फंसेंगे लेकिन आप फंस जाएंगे, एंड लॉ में देयर इज नो नेगेटिव इक्वालिटी। और देखिए, सरकार तो चाहती कि पेटी करप्शन खत्म हो, क्योंकि उससे उनको बोस्टिंग का मौका मिल जाएगा, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से
अब जैसे आप देखें कि हाई लेवल पब्लिक परचेजेस, सरकारी बहुत सोफिस्टिकेटेड कंसील तरीके से करप्शन होता है, जो एक लिटरली आम लिटिगेंट के एक्सपोज करने के मींस के बियॉन्ड है। तो मतलब वेरी डिफिकल्ट है, मतलब इतने हर्डल्स हैं कि लोग अपने आप छोड़ देते हैं कि भाई कौन अपने कीमती समय निकाल के अपने मतलब अपने आप को फायरिंग लाइन में डालें। ये तो हुई देखिए करप्शन एक्ट की बात। इंडिया में एक और इशू मैं देख रहा हूं कि कोई एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ भी अब नहीं है। अब इसका जवाब रवि जी मैं रियल एस्टेट के एंगल से पहले देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है कि बिल्डर्स आर मेकिंग अ किलिंग स्पेशली इन मुंबई, जिस शहर में अंधाधुन एफएसआई दिया जा रहा है, लिटरली अपार्टमेंट्स की आप ओवर सप्लाई कह सकते हैं, फिर भी रेट्स कम नहीं होते। हमारे वर्ली में एक वेरी एक्सपेंसिव ऑफिस प्रोजेक्ट बना, जबरदस्त एफएसआई मिला, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट लीजेस हुए एक 300 रुपए स्क्वायर फीट से कम पे तो हो ही नहीं, 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ। और मुझे लगता है कि जहां तक इंडिया में घरों के बहुत ही ओवर प्राइसिंग है, और ये प्राइसेस को सस्टेन कैसे किया जाता है, इसलिए जो आपने बोला एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जरूरी है। क्योंकि अगर सरकार ने ये पोजीशन ले ली कि हाउसिंग इज अ पब्लिक पर्पस, जो बिल्डर घर बना रहा है ही इज डिस्चार्ज इन along with this business he is discharging a public duty of the state। भाई हाउसिंग प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, वेलफेयर स्टेट का काम ही है। नहीं तो मैं कहता हूं सरकार से आप घोषणा कर दो कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं है, हम दिल्ली सल्तनत या मुगल एरा के पुलिस स्टेट, यहां तो आप घोषित कर दो, फिर हम आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। नहीं, आपको अनाज और लिफाफे की राजनीति बरकरार रखनी है और आपको अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहलाना है। फ्री के घर मतलब ठीक है आप बांटें, कोई हमें आपत्ति नहीं है योजना के तहत, लेकिन जो मिडिल क्लास एंड एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है वो मुद्दा गरीबों को फ्री राशन का नहीं है। Yes। मुद्दा यह है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन एजेंडा क्यों बने। मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्यों बने कि हम इतना देंगे। एक पार्टी का है हम 2,500 देंगे, दूसरी पार्टी का है हर महीने 3,000 रुपए देंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूं और ये शायद एक बहुत रिस्पेक्टेबल मैं कहता हूं रवि जी कि पॉलिटिकल पार्टीज को वेलफेयर ये सब हैंडआउट्स की डींग अगर आपको वेलफेयर देना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना दें। सरकार किसी की भी हो, ये गरीबों को इतना दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी का ये इलेक्शन एजेंडा क्यों हो कि हम आपको फ्री भी देंगे। बिल्कुल भाई, लोगों को ये समझना चाहिए कि वेलफेयर कोई पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन है कि लोगों को आपको सिर्फ सर्वाइविंग एनिमल्स नहीं, हैव टू मेक देम एनलाइटेड ह्यूमन बीइंग्स, और उसको आपको सारी फैसिलिटीज देनी है जिससे लोग उभर के आए। तो ये जो सरकार और यही पॉलिटिशियंस की तरीका होता है कि लोगों को वेलफेयर के पीछे इतना पागल कर दो, उसका क्रेडिट ले लो कि लोग उसका कि लोग रोटी कपड़ा मकान के आगे कुछ मांगे ही ना, बाकी आप अपने जेब में भर के अपने आप को मालामाल कर दो। ये वेनेजुएला मॉडल हो जाता है। कुड बी। आप हमेशा बात करते आए हैं बिल्डर्स के प्रॉफिट मेकिंग की, प्राइस एलास्टिसिटी की, कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन की, लेकिन एक दूसरे स्पेक्ट्रम पे आपका एक बहुत फेमस केस था जब आपने मुंबई के सिनेमा थिएटर्स के ऊपर केस किया था कि वो पॉपकॉर्न इतना हाईली प्राइस्ड कैसे बेच सकते हैं। वो मामला क्या था? यस रवि जी, तो उसमें आई वॉज एडवोकेट इन अ पीआईएल। हमारा पहला पीआईएल था बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पे हमने रेस किया था कि आपका खुद का खाना एक आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। आप सिनेमा घर में जाते हैं, 2.5-3 घंटे की पिक्चर होती है, उसके पहले 20-25 मिनट ऐड चलते हैं और 10-15 मिनट का इंटरवल होता है। आदमी को भूख लगनी ही लगनी है। जो सीनियर सिटीजन है, जो डायबिटिक है, उसको अपना टाइम टू टाइम खाना खाना पड़ता है ताकि उसके इंसुलिन लेवल्स मैनेज करें, और वहीं पे आप उसको महंगे रेट पे उसको जंक फूड खिलाते हैं जो उसके लिए हेल्थ हैजर्ड है एक प्रकार का, विच गेट्स पीपल, पॉपकॉर्न वगैरह सब प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो हमने एक पीआईएल उसमें मैंने एक पीआईएल फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि जब सिनेमा घर चलता है, सिनेमा घर भले ही उसके ओनर का हो, लेकिन जो सिनेमा की लाइसेंस है दैट इज अ ग्रांट ऑफ द स्टेट, एंड जब एक स्टेट एक लाइसेंस कन्फर करता है उसके साथ एक पब्लिक ड्यूटी कन्फर होती है कि जो लोग सिनेमा घर में पिक्चर देखने आते हैं उनके पास खुद का खाना ले जाने का हक होना चाहिए। ये सिनेमा घर ऑपरेट करने की लाइसेंस किसी थिएटर ओनर या मल्टीप्लेक्स चेन का कोई अनरिस्ट्रिक्टेड प्रेरोगेटिव या हक नहीं है। दे हैव टू कंप्लाई विद सर्टेन पब्लिक ऑब्लिगेशंस आल्सो। तो इसके तहत हमने पीआईएल फाइल की थी कि
एक कुछ गाइडलाइंस फ्रेम हो कि सारे टाइप से कुछ प्रकार के फूड्स लोग अपने साथ लेके जा सके सिनेमा घरों में। हमने पीआईएल फाइल की थी, नोटिस इशू हुई, तुरंत मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने इंटरवेंशन फाइल किया और हमने फिर उन्होंने रिप्लाई एफिडेविट फाइल की, उनके इंटरवेंशन अलाउ हुई, हमने रिप्लाई एफिडेविट फाइल की और उसके बाद कई लॉ पॉइंट्स इवॉल्व हुए थे। हमने वो क्या बोले, मल्टीप्लेक्स ओनर्स का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि सिनेमा हाउस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 हमारी बिजनेस कैरी ऑन करने की फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 300A में सिनेमा हाउस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी। हमने ये कहा कि आर्टिकल 21 प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग, राइट टू लाइफ। और जब आदमी सिनेमा घर देखता है, ठीक है, अब सारे फूड साइड न अलाउ करें, आप गाइडलाइंस फ्रेम करें कि कुछ प्रकार के फूड्स लोग अपने अंदर लेके जा सकते हैं ताकि किसी डायबिटिक, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन या कोई जो आदमी बीमार या किसी डेलिकेट कंडीशन में है वो नहीं खा सकता जंक फूड, जो जंक उसको सर्व होता है ना। जो कंटेंशंस मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने रेस किए थे, हमने उनके खिलाफ हमने उनके खिलाफ कड़ा जवाब दिया था एंड आवर केस वॉज प्रोग्रेसिंग वेल इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। लेकिन रवि जी उसके बाद कुछ हुआ, अचानक मुझे इंडिया भर से मुझे कॉल्स आने लगे, आदित्य जी मैं भी ये पीआईएल फाइल करना चाहता हूं, मुझे अपनी पीआईएल के कॉपी दो। मैंने बोला एक तो मैं अपनी माय पीआईएल इज माय क्लाइंट डॉक्यूमेंट, आई विल नॉट गिव इट टू यू। नंबर 2, अगर आप अपने 2 मिनट की फेम और क्रेडिट और पब्लिक फुटेज के लिए टीवी में आने के चक्कर में आप इतने पीआईएल्स डालेंगे, यू विल ओनली कंफ्यूज आवर केस। आप पैरेलल लिटिगेशन क्रिएट कर देंगे जिससे कि मल्टीप्लेक्स ओनर्स एज अ होल को उनको एक मौका मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने के लिए कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी जाए। और रवि जी यही हुआ, क्योंकि जब हमारी पीआईएल वाज पेंडिंग बिफोर डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जजेस बहुत ही अच्छी तरीके से मैटर सुन के आगे बढ़ रहे थे एंड जजेस बोले, एक ऑब्जर्वेशन था मुझे याद है जजेस का कि 5 रुपए का पॉपकॉर्न 500 बेच ये कैसे हो सकता है, स्टेट कुछ करो। एंड मैटर हियरिंग पे वो रख रहे थे। उसी के दौरान रवि जी जब हमारा पिटीशन पेंडिंग था, हर कोई टॉम डिक एंड हैरी पूरे देश भर में पिटीशन फाइल करके उसको प्रेस में देना शुरू किया ताकि उसको फुटेज मिले, पब्लिसिटी मिले। और कोई एक बंदा किसी ने जम्मू कश्मीर पिटीशन डाल के एक ऑर्डर भी पास हो गया, जो बाद में मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने चैलेंज किया कि हमें बिना हियरिंग ऑर्डर पास हो गया, अलाउइंग देम टू कैरी फूड इनसाइड सिनेमा हॉल्स। मैटर्स फाइनली मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में टैग अलोंग हो गया। बाद में आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया अपहोल्डिंग द मल्टीप्लेक्सेस ओनर्स राइट्स टू रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट द कैरिंग ऑफ फूड आइटम्स इनसाइड सिनेमा हॉल्स। जहां तक मुझे, लेकिन हालात तो नहीं बदले। हालात नहीं बदले आज भी। बहुत माइनर, मुझे लगता है रवि जी माइनर चेंज हो हमारे पीआईएल से कि कम से कम कुछ को जैसे चॉकलेट वगैरह जो होती है रेगुलर चॉकलेट, वो कम से कम एमआरपी प्राइसेस में आज बिकती हैं सिनेमा घर में। वो भी खैर पैक्ड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उतना आपको एमआरपी पे मिल जाता है। बाकी अब तो जितने भी और एमआरपी आइटम्स उसमें लिखा था स्पेशली पैक फॉर सिलेक्ट रिटेल चैनल्स, उसके भी एमआरपी जैकअप हो जाते हैं। तो मतलब मल्टीप्लेक्स वालों ने एक टेक्निकलिटी का सहारा लेकर यहां भी वो बच निकले, स्पेशली पैक्ड फॉर। यस, नहीं तो मेरा मानना है, देखिए व्हाट हैपेंस इज अगर कोर्ट्स बहुत ज्यादा इंग्लैंड के कॉमन लॉ को इंपॉर्टेंस देंगे तो इंडिया में जस्टिस डिलीवरी के ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पाएंगे। जहां आपने पोजीशन नहीं की, लोगों का जस्टिस कम्स फर्स्ट। सिनेमा घर क्या बोले कि कैरिंग ऑफ फूड इनसाइड कैन बी सिक्योरिटी हैजर्ड। हमने कहा कि जब मैं फ्लाइट में अपना टिफिन बॉक्स लेके चलता हूं, वो तो सिक्योरिटी स्कैनर के थ्रू, सीआईएसएफ के सिक्योरिटी स्कैनर के थ्रू पास होता है और मैं प्लेन में आराम से अपना खाना खा सकता हूं, पराठा या जो भी। मैं वही चीज सिनेमा घर में क्यों नहीं कर सकता? और यहां पर और हमने एक और चीज पॉइंट आउट की कि जो सिनेमा लाइसेंसिंग के रूल्स होते हैं, दे प्रोहिबिट सेलिंग ऑफ फूड इनसाइड सिनेमा। जो भी है इंटरवल में जाके ऑर्डर करिए कैंटीन से। यहां पे तो सिनेमा के एम्प्लॉइज आपके सीट में आके आपको सोलिसिट करते हैं और बाकी पेट्रन्स का एक्सपीरियंस को फ्रस्ट्रेट करते हैं। दे ऑब्स्ट्रक्ट द व्यूइंग ऑफ मूवीज। ये तो रवि जी आज भी खुलेआम चल रहा है, इन वायलेशन ऑफ द लॉ। हम जब भी बात करते हैं, देखिए हमने बिल्डर्स की बात कर ली, हमने सिनेमा थिएटर्स की बात कर ली, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे बात कर लिया, हमने एंटी प्रॉफिटियरिंग पे बात कर लिया। एक मुद्दा रह जाता है स्टार्टअप्स पे। यस, आपका क्या टेक है? क्या इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो एक्चुअली वैल्यूएशन गेम में आ गए हैं या कुछ वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हैं? कुछ स्टार्टअप्स ने जो यूनिकॉर्न्स बन गए हैं उन्होंने वैल्यू क्रिएट की हैं। जैसे आपके इंस्टेंट ग्रोसरी एप्स हो गए, फूड डिलीवरी एप्स हो गए, आपके और भी हैं।
उन्होंने ऑनलाइन रिटेल एप्स हो गए, कुछ कुछ उन्होंने वैल्यू क्रिएट किए हैं, लेकिन अधिकतर स्टार्टअप्स रवि जी वैल्यूएशन गेम के एजेंट्स बन गए हैं। नहीं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि वो भी बेसिकली सर्विस डिलीवरी चैनल बने हैं। Yes. उन्होंने कोई गूगल, कोई फेसबुक, कुछ ऐसा अमेजोन कुछ क्रिएट नहीं किया है कि हम कहें कि इंडिया टेक्नोलॉजी का टैलेंट पूल है। क्या मैं बिल्कुल, आप योर स्पॉट ऑन पॉइंट। मैं आपको, मेरा पहला स्टार्टअप से एनकाउंटर 2007 में हुआ था। मैं लोकल ट्रेन के स्टेशन से आ रहा था और मुझे एक बुक स्टॉल पे, एक बुक शॉप में मुझे द गूगल स्टोरी बाय डेविड ए वाइस मिली। वो बुक पढ़ के रवि जी इतनी इंस्पिरेशन आई कि व्हाट स्टार्टअप्स आर केपेबल ऑफ, innovative things. Silicon Valley, Ravi ji, is the true example of what a startup can create. इंटरनेट, कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, गैराज में लोग क्या क्या आधुनिक चीजें बना रहे हैं, स्टार्टअप से हमारी ये उम्मीदें थी। लेकिन आज के इंडिया में लोग कोई सिंपल एक वेबसाइट बना दिया, ऐप बना दिया, इट्स लाइक दे आर जस्ट पॉन्स ऑन द चेस बोर्ड। वीसी रिसाइकल में इसको फंड करूंगा, पैसा लगा दिया और अंधाधुंध रवि जी मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है। नाउ जहां तक जेन्युइन टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता इंडिया के स्टार्टअप्स जेन्युइन टेक्नोलॉजी में हैं। क्या मैं आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं? वीवो कंपनी के 2 स्मार्टफोन्स हैं। ये स्मार्टफोन मैंने लगभग 2 साल पहले लिया था, पौने 2 साल पहले, 55,000 रुपए का। और ये स्मार्टफोन मैंने हाल ही 2-3 महीने पहले लिया 1 लाख रुपए का। बोथ दीज फोन्स आर मेड बाय वीवो, विच इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल कंपनी फ्रॉम चाइना। नाउ अब क्या मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने चाइना को स्मार्टफोन जैसा वैल्यूएबल मार्केट, वी हैंडेड द मार्केट टू चाइना ऑन अ प्लेटर। क्योंकि ये अगर आप फोन देखेंगे, इसकी स्क्रीन इज लाइकली टू बी, मेरे ख्याल से, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये स्क्रीन चाइना में फैब्रिकेट नहीं होती। जो अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज हैं, दे आर फैब्ड बाय जापानीज कंपनीज लाइक शार्प। जो इसकी बैटरी होगी, there's a good chance it might have been made by a high-tech Korean company. ये जो इसका कैमरा की लेंस है, it is made by Carl Zeiss of Germany. इसका जो सेंसर है, it is made by Sony, which is the leading in imaging sensors. और इसके अंदर के जो चिपसेट है MediaTek, it is made the MediaTek, it is made by MediaTek of Taiwan. तो जब सारे कंपोनेंट्स ताइवान, कोरिया, जर्मनी, जापान के हैं, कोई भी इंडिया का स्टार्टअप या इंडिया की बड़ी कॉर्पोरेट बिजनेस ग्रुप या इंडिया की गवर्नमेंट एक रिसर्च प्रोडक्ट करके करती कि जब हमें सब पिक एंड प्लेस करके असेंबल करना है, इंडिया कैन डू दैट जॉब। बट हमने किया ही नहीं। चाइनीज कंपनीज एंटर्ड। पहले इंडिया की जो स्मार्टफोन लोकल कंपनीज थी, वो तो इंपोर्ट करके बैच लगा के बेचते थे और उनके फाउंडर्स लाइमलाइट में लेवल करते थे कि वी आर द स्टार्टअप फाउंडर्स, वी आर द टाइटन्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और उसके बाद जब चाइनीज कंपनी इंडिया में आई रवि जी, हमारा मीडिया तो उनके साथ फ्लैश सेल कर रहा है कि सो एंड सो कंपनी के फोन सोल्ड आउट इन 3 सेकंड्स, सो एंड सो कंपनी फोन्स। हमारी मीडिया ने रवि जी ऐसा गुलामी किया फॉरेन कंपनीज का, विदाउट रिस्पेक्ट। मुझे तो ये लगता है कि ये प्रकार के एकदम साइकोफेंसी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज कितने सारे इंडिया के स्टार्टअप्स को भी तो ये मीडिया हाउसेस ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने मीडिया इवेंट्स में बुला रहे हैं। यस, जो एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन कोई छोटा व्यापारी देश में कर रहा है, उस पर फोकस नहीं जाएगा मीडिया का, क्योंकि वो एडवर्टाइजर नहीं है, वो फंडिंग रेज नहीं कर रहा नहीं, और फंडिंग उसको मिलेगी भी नहीं। बिकॉज हर एक वीसी फंड का सोचिए, गेट रिच क्विक मेंटालिटी। जो चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है कि गेट क्विक, जो हमें मॉरल वैल्यू सिखाए जाते हैं कि गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रही है, वही आपके वीसी फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स एम्ब्रेस कर रहे हैं। आज अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं जाके बोलूं कि सर, आई अप्रोच अ वीसी फंड कि सर, आई वांट टू मेक अ पीडीएफ एडिटिंग एंड रीडिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। नो, वी विल नॉट फंड यू, वी डोंट कंसिडर, दैट इज डन इन सिलिकॉन वैली, दैट्स नॉट अ प्रेरोगेटिव। सर, आई वांट टू मेक अ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विच कैन मेक अ स्मार्टफोन। नो, वी डोंट, ये तुम्हारा बड़ा डीप टेक है, वी वोंट फंड यू। लाइकवाइज आप बड़े आईटी कंपनी, जो इंडिया के बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं, वो ज्यादातर मुझे लगता है कि वो वेस्ट के आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग का काम करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो हमारे इंडस्ट्री स्टार्टअप फाउंडर्स हो, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री टाइकून्स एंड टाइटन्स हो, वो जिस तरह से हमारे देश के साइंटिफिक एंड क्रिएटिव मैन पावर को जिस दिशा में ले जा सकते थे, दे हैव विलफुली एंड डेलिबरेटली अवॉइडेड परफॉर्मिंग एंड फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब जैसे जितना भी इंडिया के बड़े बड़े आईटी कंपनी के बड़े बड़े आइकॉनिक फाउंडर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं,
क्या वो कभी पीडीएफ, जैसे मैं लॉयर हूं, हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लगता है, हमें वी रिक्वायर इंटरनेट ब्राउजर, वी रिक्वायर पीडीएफ एडिटिंग के, रवि जी आज भी पीडीएफ एडिटिंग का सॉफ्टवेयर छोड़िए, हमें ₹1000 के मंथली सब्सक्रिप्शन पे बेचा जा रहा है अमेरिकन कंपनी से। सॉफ्टवेयर चल रहा मेरे कंप्यूटर पे है, मेरे मेमोरी ले रहा है, लेकिन क्लाउड का नाम अटैच करके हर महीने मुझे अमेरिकन कंपनी को पैसा देना पड़ता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मुझे सालाना ₹5000 के 5 लाइसेंस लेके मुझे काम चलाना पड़ता है। आज तक मेरे कंपनी आज तक हमें ढंग का हार्ड डिस्क ड्राइव पे डेटा बैकअप सोल्यूशन नहीं मिलता। नो, वी विल नॉट गिव बहुत प्रॉपर डेटा बैकअप आपको फाइल हार्ड ड्राइव पे बनाने का सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाएगा। रादर आप क्लाउड बैकअप खरीदिए जहां पे आपका डेटा अमेरिका में स्टोर होगा। हमारे आईटी कंपनी से कभी सोचा एक इंडिया में क्लाउड बैकअप? कुछ नहीं, क्योंकि दे आर फंक्शनिंग इन लॉक स्टेप विद द बिग, सब में एक अनरिटन एग्रीमेंट है कि सारा ओरिजिनल R&D काम अमेरिका में होगा और बाकी इंडिया में लेबर। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, हमारी आईटी कंपनीज इतनी ज्यादा वेस्ट की गुलामी करती हैं, 20-30 साल 1991 से गुलामी की, वेस्ट ने इनसे अपना पूरे प्रॉफिट्स ले लिए और ये लोग हिंदुस्तानियों को 30 साल 25-25 हजार रुपए की तनख्वाह पे शुरुआत करा के उनसे गुलामी कराए। मेरे भाई मेरे कजन ब्रदर एक आईटी कंपनी में इतने साल काम किए, 25,000 पे स्टार्ट किए, 40,000 पे छोड़े 7-8 साल बाद, और एक एक मतलब एजुकेटर पेरेंट्स के, मतलब वो मेरे कजन ब्रदर एक शेयर्ड अकोमोडेशन में इतने साल रहे कि लोग हाउस शेयर कर रहे हैं पुणे में, और इन लोगों से आपने उनके टैलेंट्स आपने यहां यूज किया। और बाद में क्या हुआ, वेस्टर्न कंपनीज एआई बना दिया और अब कहते हैं कि जब से वो पता नहीं कोई अमेरिका का कोई एआई मॉडल आया तो सारे आईटी कंपनीज के शरीर, आपने हमारे लिए काम कर दिया, आपने हमारे लिए गुलामी कर दी, लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया, थैंक यू, अब हमारा एआई आ गया, टाटा बाय बाय। ये है कैरेक्टर बड़े आईटी कंपनीज का। Yes. लेकिन ये भी सच है कि जो छोटे आईटी कंपनीज में उन्होंने भी इनोवेशन नहीं किया, क्योंकि इंडिया का बिजनेस इकोसिस्टम ही ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक बड़ा मुझे समझ नहीं आता कि या तो उनके पास कोई दूरदृष्टि या कोई सोच नहीं है, या फिर इज दिस समथिंग विलफुल। अब जैसे रवि जी, मैं तो लॉयर हूं, मैं आई एम नॉट एन इंजीनियर, लेकिन आज मुझे अगर एक मौका मिलता, मेरे पास थोड़े भी रिसोर्सेज होते, मैं क्या करता, मैं लिटरली आई वुड से कि मैं अपने लॉयर्स के लिए एक फ्री का लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाता। आज भी रवि जी, हम लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर के लिए हर साल मैं ₹30,000 के ऊपर देता हूं, जस्ट फॉर अ लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर टू स्टडी द जजमेंट्स ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जो आराम से सरकार अपने इतने रिसोर्सेज हैं, रफाल पे 2,000 करोड़ खर्च कर देती है, एक अपाची हेलीकॉप्टर पे 700-800 करोड़ खर्च कर देती, आराम से सरकार जो थी आम जनता के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तक बना के दे सकती थी, या लिनक्स को ही लेके उसको थोड़ा इंप्रूव करके एक स्टैंडर्ड ओएस इंडिया के लिए कर सकती थी। लिनक्स बनाया हुआ है, आपको बस लिनक्स को पॉपुलराइज करना है, और जो लोगों को लिनक्स और फ्री सॉफ्टवेयर, देयर इज अ फ्री पीडीएफ सॉफ्टवेयर, देयर इज अ फ्री वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो ओपन ऑफिस और लिबर ऑफिस होता है, एंड देयर इज अ फ्री ओएस आल्सो कॉल्ड लिनक्स। आपको सिर्फ उसको उठाना, उसको एनहांस करके यूजर फ्रेंडली बना के लोगों को बेचना है, ताकि लोगों को ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन पता नहीं सरकार तो चुप रहती है, और ये आईटी कंपनीज जानबूझ के सीएसआर तक में 2% प्रॉफिट लाके वो भी नहीं करते। और इससे आप देखिए, आज भी किसी को एक ओएस खरीदना, या तो वो महंगा एप्पल की मशीन ले जो लाखों में मिलती है जिसमें मैक ओएस है, या फिर वो विंडोज की लाइसेंस 10,000 से 16-18 हजार रुपए तक जाती है। फाइनली हम लोगों ने हर मुद्दे पे बात करते हुए काफी कुछ टच किया है। आपने कंज्यूमर केसेस हर लेवल पर देखा है, आपने करप्शन केसेस हर लेवल पर देखा है। एज एन एडवोकेट, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है और मैं चाहूंगा बहुत ईमानदारी भरा जवाब। कोई ऐसा केस जिसमें आप पर्सनली फ्रस्ट्रेट हो गए हो और लगा हो कि इस देश में कंज्यूमर्स के लिए लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है? रवि जी, मैं फिर से तकियाम का कलाम करके बिल्डर पे ही आऊंगा क्योंकि मैंने एक पर्सनल लेवल पे रवि जी डिसाइड किया है कि मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अपने सारे पीआईएल और पब्लिक इंटरेस्ट और एक्टिविस्ट और पब्लिक एक्टिविज्म के लिटिगेशंस को वाइंड डाउन करके कंक्लूड कर दूंगा, और मैं शायद अगले साल से फ्रेश पीआईएल्स आर्ग्यू नहीं करूंगा। मुझे रवि जी, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है, ये मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है, नो प्रेजुडिस टू एनीवन, कि मुंबई में बिल्डर के खिलाफ पीआईएल डालना और रशिया मॉस्को में जाके पुतिन के खिलाफ पीआईएल डालना दोनों बराबर है। अनफॉर्चुनेटली
मुझे आज के जमाने में किसी हाईली प्लेस्ड ब्यूरोक्रेट के खिलाफ करप्शन केस फाइल करना, कोर्ट में एप्लीकेशन डालना, या फिर एक बिल्डर जो अनाप शनाप एफएसआई लेके बिल्डिंग बना रहा है उसके खिलाफ या तो एनवायरमेंट का केस डालना, या फिर उसके खिलाफ ओपन स्पेस और फायर सेफ्टी नॉर्म्स वायलेशन का केस डालना, रवि जी, मुझे तो लगता है कि इट इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। और मुझे तो इस बात से यह भी और लेट डाउन होता है कि कितने केसेस में रवि जी सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मतलब फॉर इट्स ओन विजडम हमारे कितने कितने जो मैंने केसेस जो हमारे जो लोअर कोर्ट्स में रिजेक्ट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो एसएलपी स्टेज पर डिसमिस हो गए फॉर वॉट एवर लीगल ऑब्जर्वेशंस द ऑनरेबल कोर्ट टुक। ना अभी कोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज कोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जो सख्ती अदालत को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे और दूसरा मुझे क्या लगता है रवि जी, यहां पे मुझे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ग्रो करनी है। मैंने अपनी पब्लिक एक्टिविज्म की प्रैक्टिस मैं 2013 में लॉ आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। मेरी ऑल इंडिया रैंक 76 थी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में, जो मैं सेल्फ स्टडी से पाया था इंडिया के लीडिंग लॉ स्कूल में। 2013 में अपनी प्रैक्टिस में एंटर किया। 2014 से मैंने पीआईएल एक्टिविज्म, मैंने अपने कमर्शियल प्रैक्टिस के साथ समय निकाल के अपने पीआईएल केसेस किए थे। बिकॉज रवि जी, जब आप मुंबई के बिल्डर के खिलाफ पीआईएल आर्ग्यू करते, यू आर अ वन मैन आर्मी। एक तो केसेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डीसी रेगुलेशन वायलेशंस, एनवायरमेंटल लॉस के वायलेशन, ईआईए नोटिफिकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कोस्टल रेगुलेशंस होने, इतने टेक्निकल लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि आप यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। उसके बाद बिल्डर आपके खिलाफ बड़ी बड़ी लॉ फर्म, सोलिसिटर फर्म खड़ी करता है। वो लॉ फर्म, सोलिसिटर फर्म बड़े बड़े सीनियर काउंसिल तैनात करती है। तो आपके खिलाफ सोलिसिटर फर्म है, आपके खिलाफ सीनियर काउंसिल है, एंड रवि जी, मोर देन ऑफ्टन देन नॉट आपके खिलाफ एक हॉस्टाइल जुडिशरी है जो कहता है the approval to the builder has been granted by the public officials. They have done their duty. What is wrong? Do you want us to stop all construction? Do you want people should not get their houses? You think we are architects? You think we are town planners? You think we are accountants? You think we are engineers? ऐसे सवालों का जवाब रवि जी हमें कोर्ट्स में, पीआईएल्स में we have to face. ये मैंने अपने 14 साल, इसलिए रवि जी मैंने फर्म डिसीजन लिया है कि मैं साल के एंड के बाद आई विल प्रोबेबली नॉट टेक अप एनी मोर पीआईएल्स अगेंस्ट बिल्डर्स। बिकॉज मुंबई में खासकर रवि जी मैं देखा है, मुंबई के बिल्डर्स के खिलाफ, बी इट सिविल, क्रिमिनल लॉ, एनी फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टू मी इन माई ओपिनियन इट इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। मेरा प्रेशियस प्रोफेशनल टाइम बर्बाद होता है, एंड ऑनेस्टली आई फील वेरी पर्सनली फ्रस्ट्रेटेड। I have the मैंने इसलिए टेकअप किया बिकॉज माई पेरेंट्स, मिस्टर वाईपी सिंह वॉज अ क्रूसेडर while in the IPS. He was known as one of India's most honest officers. My mother Abha Singh ji, she also after resigning from after taking VRS from Indian Postal Services, she took up a lot of injustice cases. लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को हाथ जोड़ के बोल दिया है कि अब मैं और PILs टेकअप करके I don't see any further point. Rather let me focus on a professional and commercial practice and शायद मैं आगे चल के एक आध पीआईएल्स करूं, बट दे विल इन्वॉल्व सम डिफरेंट इश्यूज। प्रॉब्ली आई ट्राई टू सी मैं पब्लिक के लिए क्या कर सकता हूं, बट मैं करंट जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म से और करंट रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट से मैं ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता। तो ये थे एडवोकेट आदित्य प्रताप आप लोगों के लिए। आपने देखा इस पूरे डिस्कशन में मैंने अलग अलग एस्पेक्ट पे, करप्शन पे बात किया, लेकिन डेवलपर्स की जब बात आती है तो आप देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मैं इतना बिल्डर्स के खिलाफ क्यों बोलता हूं, मैं इतना सिस्टम के खिलाफ क्यों बोलता हूं। आज जो आपने आदित्य प्रताप को सुना, आप समझ सकते हैं अगर एक एडवोकेट इतना फ्रस्ट्रेट हो सकता है तो एक कॉमन होम बायर की क्या हालत होती होगी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं सवाल उठाना इस सिस्टम से बंद कर दूंगा? क्या इसका मतलब यह है कि मैं बिल्डर्स की गलतियों पर सवाल नहीं उठाऊंगा? नहीं, हम आगे ऐसी और भी बात करते रहेंगे, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे और हमारी कोशिश जारी रहेगी कि सिस्टम में जहां तक भी संभव हो हम एक चेंज ला सकें। थैंक्स आदित्य। मोस्ट वेलकम रवि जी, इट वाज अ प्लेजर।